इस दुनिया के लोग लावा में छोटे ड्रैगन पालते हैं, बहते बर्फ के टुकड़ों से कपड़े बनाते हैं और यहाँ तक कि बटन के खास बर्गर भी बनाते हैं, क्योंकि उच्च सभ्यता ने नीली ग्रह के संसाधनों को बंद कर दिया है। मच्छर खेत जीवित रहने का खेल आ गया है। विभिन्न देशों के पास मच्छर खेत में खोजकर्ताओं को भेजने का मौका है। जो संसाधन प्राप्त करते हैं वे अपने देश को लाखों गुना वापस मिल सकते हैं, लेकिन दूसरों का जन्म स्थान या तो जंगल है या द्वीप, जबकि मुझे एस श्रेणी की बर्फीली भूमि में फेंक दिया गया है। पहली रात ही मैं बर्फ की छड़ी में बदलने के कगार पर था। पूरी दुनिया ने ड्रैगन देश का मजाक उड़ाया, दांव लगाया कि भले ही मुझे बंजर में 2 साल और आधा फेंक दिया जाए, मैं छुट्टी की तरह खुश रह सकता हूँ। इस समय मैं सिस्टम पैनल पर 4 सूचना वर्गों को देख रहा हूँ। गहराई में खो गया हूँ। सामान्यतः मुझे संसाधनों का चयन जारी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है और अगर मैं और अधिक समय बर्बाद करता हूँ तो मैं अंततः एक बर्फ की मूर्ति में बदल जाऊंगा। और सिस्टम केवल सीधा संकेत देता है, संसाधन हवा में नहीं। लेकिन मैं अभी भी संदेह में हूँ। अगर आसपास कुछ नहीं है तो क्या यह सूचना के अवसर को बर्बाद कर। लंबे समय तक उलझन में रहने के बाद मैंने अपने दिल की आवाज का पालन किया। मैंने बी पर्यावरण चुना। अगले पल मेरी आंखों के सामने एक 3D होलोग्राफिक स्थलाकृति मानचित्र प्रकट हुआ और सिस्टम ने दिखाया कि 71 घंटे बाद बर्फबारी आएगी। लेकिन मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ प्रतिरोध करने की कोई संभावना नहीं है। एकमात्र जीवन रेखा उत्तर पूर्व दिशा में है। मैंने तुरंत उत्तर पूर्व का मानचित्र बढ़ाया और पाया कि वहाँ एक बहता पानी है और बर्फ की परत केवल 20 सेंटीमीटर है। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। बहता पानी मछली कहते हुए मैं बहते पानी की झील की दिशा में बढ़ा। मेरे सामने एक सुनहरा तीर अपने रास्ते को दिखाने लगा। 20 मिनट से भी कम समय में मैं सूचना द्वारा निर्देशित स्थान पर पहुंच गया। चारों ओर देखते हुए यहाँ एक अंतहीन बर्फ का मैदान है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पैरों के नीचे 20 सेंटीमीटर जीवन है। इसी समय बहते टेबल के लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। यह लड़का बर्फ में है। इस मौसम में आश्रय छोड़ना, बाहर जाना मतलब मौत है। कहा गया कि समुदाय में संसाधनों की कमी है। क्या खोज कर शोर मत करो। मैंने कुछ निचले रैंक के लाइव स्ट्रीम देखे हैं, वे सभी कठिन परिस्थितियों में हैं। अब निश्चित रूप से हमसे ज्यादा कठिनाई में हैं। इस समय मैंने सूचना प्रणाली के संकेत के अनुसार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। सही स्थान पर पहुंचने के बाद मैंने धातु की फावड़ा उठाई और कमजोर बिंदु पर जोर से प्रहार किया, लेकिन केवल बर्फ के छोटे टुकड़े ही उड़े। जल्द ही मेरा हाथ झनझना गया और मेरी उंगलियां जम गईं, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो वह सच में खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जीभ को कसकर काटा और मानसिकता को मजबूर किया। एक फावड़ा के बाद एक फावड़ा एक ही जगह पर सटीकता से प्रहार किया। जब मैं थक कर बेहोश होने वाला था, अचानक बर्फ का सतह टूट गया। काले झील का पानी दबाव के कारण एक पल में मेरे चेहरे पर छिड़क गया। मैं अचानक एक कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ओह, ये सच में दर्द हुआ। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी पीछे हट गया, वरना मैं उसमें गिर जाता। इस समय लाइव स्ट्रीम तुरंत फट गई। यह लड़का सच में मानव मांस ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, अपनी थोड़ी सी ज्ञान से दक्षिणी बंजर की घटनाओं का अनुमान मत लगाओ। क्या तुम नहीं जानते कि किसी ने लावा में तो खोदने से क्या होता है? वह मछली कैसे पकड़ेगा? यह सवाल तुरंत उत्साही माहौल पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल देता है। लेकिन मैं अब आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। सामने सक्रिय हो रही जल सतह को देखते हुए मैंने जल्दी से कार्य करने की जल्दी नहीं की, बल्कि चुपचाप मौके की प्रतीक्षा की। जब एक काली मछली धातु की फावड़ा के ऊपर तैरने लगी, मैंने अपने हाथ में फावड़ा को अचानक एक झटका दिया। अगले पल एक पूरी तरह से काली मछली बर्फ की सतह पर फेंकी गई। और जब मैंने इस काली मछली को देखा जिसमें छोटे आंत होते हैं, तो मैंने राहत की सांस ली। साथ ही एक अद्भुत भाग्य की भावना भी आई। इसके तुरंत बाद सिस्टम नहीं, मुझे अब थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। अभी की लंबी यात्रा और बर्फ को तोड़ने के कारण मेरा शरीर पहले से ही अपनी सीमा पर पहुंच गया है। मैंने तुरंत आधा टुकड़ा चांदी के स्टार स्तर का मांस निकालकर खाना शुरू कर दिया। यह वह सामग्री थी जो मैंने सूचना प्रणाली जागृत होने पर एक बैग में पाई थी, जिसमें न केवल मांस था बल्कि कोयला और फायरफ्लाई उपकरण भी थे। और इस समय लाइव स्ट्रीम में एक सुनहरी टिप्पणी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। 8 इस प्रकार की रणनीतिक चांदी के स्टार। यह टिप्पणी तुरंत दर्शकों के गुस्से को भड़काती है। यह कुत्ता कहां से आया? जांग यूपिंग ने इसे खुद पाया। इसे खाने का क्या हक है? बिल्कुल, अगर पेट नहीं भरा तो कैसे काम करेंगे? साकुरा देश के लाइव स्ट्रीम में वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है।
मांस के टुकड़े के पेट में जाने के साथ मेरे पूरे शरीर में एक गर्म धारा बहने लगी। नमी स्तर भी 48 पर काफी बढ़ गया। मैंने अपने हाथ को रगड़कर उस हाथ की ठंड को दूर किया और फिर तुरंत धातु की फावड़ा उठाई। फिर से बर्फ के छिद्र के पास बैठ गया, गर्म लोहे को हिट करने के लिए तैयार। फिर अपनी अद्वितीय उत्साह का उपयोग करके इन मछलियों को ठंडी अंधेरी झील के पानी से दूर करने में मदद करने के लिए अंततः मेरी धैर्य से बैठने के बाद एक और काली मछली सफलतापूर्वक किनारे पर आ गई। इस समय कई मछली पकड़ने, लेकिन जैसे कि ऑक्टोपस की तरह मछली पकड़ने वाला वास्तव में यह पहला व्यक्ति है। जब मछली पकड़ने वाले पुराने दरवाजे ने आश्चर्यचकित होकर देखा, मैंने फिर से एक काली मछली पकड़ी, लेकिन मेरी किस्मत जैसे अचानक रुक गई। अगले आधे घंटे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैंने बहुत शोर मचाया और मछलियों को भगा दिया, या ऑक्सीजन पहले से ही संतृप्त हो गई? जो पहले छिद्र के पास सांस ले रही काली छायाएं अचानक गायब हो गई। लेकिन मैं इस तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर से बैठ गया। जैसे ही मैं इंतजार कर रहा था, मेरा शरीर कठोर होने लगा। अचानक काले पानी के नीचे एक बादल की रोशनी ने पार किया। मैंने तेजी से ऊपर की ओर झटका दिया। फावड़े के चेहरे ने सटीकता से उसे हवा में लाया। फिर एक अजीब मछली बर्फ की सतह पर फेंकी गई। लेकिन जैसे ही यह चांदी की मछली जमीन पर गिरी, उसने अपनी पूंछ से बर्फ की सतह पर एक थप्पड़ मारा। दूर की बर्फ की सतह पर फेंकी गई। तभी राष्ट्रीय भाग्य प्रणाली की सूचना ध्वनि गूंज उठी। बधाई हो, मेजबान को एक स्तर की बर्फ की चांदी का मनोरंजन मिला। इसका उपयोग करने के बाद ठंड के प्रतिरोध की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। यह सुनकर मैं तुरंत खुश हो गया। मैंने इतनी देर तक मेहनत की। इस समय लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां थोड़ी देर के लिए खाली हो गईं, फिर पूरी तरह से फट गईं। ओह, अभी मुझे डर लगा। ये तो मानव जीवन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का बहता टेबल है। एक झटके और चर्चा के बीच जल्दी ही किसी ने पहले की अप्रियता को याद किया। यामामोटो इचिरो, वह क्यों नहीं बोल रहा है? हालांकि दूसरी तरफ अभी भी चुप है। हाँ, यह केवल संयोग है। अगर उसे मैंने फिर से बर्फ की चांदी का मनोरंजन पकड़ा। इस समय मैं जमीन पर 5 मछलियों को देखकर पहले घर लौटने का फैसला किया। लौटते समय का रास्ता थोड़ा कठिन है। पहले की पार्श्व हवा अब विपरीत हवा बन गई है। हर कदम उठाने के लिए उग्र प्रकृति के साथ संवाद करना पड़ता है। लेकिन जब मेरा तापमान चेतावनी स्तर से नीचे गिरने वाला था, मैं फिर भी छिद्र के पास पहुंच गया। तुम्हारी माँ मुझे मार डाला। मैं बर्फ की दीवार पर झुककर 2 मिनट तक सांस लेने के बाद मुझे अपने कठोर हाथों में थोड़ी सी संवेदनशीलता महसूस हुई। फिर मैंने कांपते हाथ से अपनी जेब से उच्च ऊर्जा खनिज निकालकर कमजोर प्रकाश में 4 टुकड़ों में काट दिया। बस तापमान को 0 से ऊपर बनाए रखना है तो मैं नहीं मरूंगा। इस तरह मैं और 7-8 दिन तक टिक सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद परिचित नीली आग फिर से जलने लगी। जैसे ही मेरा शरीर थोड़ा नरम हुआ, मैंने सीधे एक और बर्फ की चांदी का मनोरंजन अचानक जाग गया। मछली की पूंछ ने जमीन पर जोर से थप्पड़ मारा। शरीर ने बल का उपयोग करके उछलकर मेरे चेहरे की ओर झपटने लगी। मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी फावड़ा को उठाया जो मछली को भून रहा था, और एक जोरदार थप्पड़ मछली के सिर पर मारा। इससे पहले कि वह संघर्ष करे, मेरी कलाई ने फिर से बल लगाया। फावड़े की धार ने मछली के सिर पर जोर से मारा। यह तो बंजर की मछली है, यह तो जमीन पर भी जीवित रह सकती है। लेकिन यह भी साबित करता है कि इस मछली की सक्रियता बहुत मजबूत है। इसमें निहित ऊर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। फिर मैं इसकी परवाह नहीं करता। मछली का एक टुकड़ा फाड़कर अपने मुंह में डालता हूँ। फिर एक गर्म धारा तेजी से मेरे शरीर में बचे हुए तत्वों को दूर कर देती है। यह सिस्टम मुझे सूचित कर रहा है कि मेरी नमी स्तर और ठंड के प्रतिरोध की क्षमता में काफी वृद्धि हो रही है। बेशक यह एक दुर्लभ संसाधन है। जो भी परीक्षा में है वह चांदी के सितारे के स्तर का भोजन है, और मैंने सिर्फ कुछ कौर खाकर ऐसा प्रभाव पाया। मैंने फिर से उस सैनिक शिविर की जाली मछली को देखा जिसे मैंने मारा था। इसे पहले देश को अपलोड किया जा सकता है ताकि पिताजी, मम्मी और छोटी बहन पहले चख सके। यह सोचकर मैंने अपने हाथ को उस सैनिक शिविर की जाली मछली पर रखा। आज की सामग्री अपलोड की पुष्टि की। इसके बाद मैंने यह सामग्री पहली बार अपलोड की गई एक नई प्रजाति है। राष्ट्र की प्रतिक्रिया की गणना की जा रही है। यह देखकर मैं अंदर से उत्साहित हो गया। मैंने गणना को सक्रिय कर दिया। नीली पृथ्वी की ज्ञात जानकारी के अनुसार बर्बाद सामग्री F स्तर से लेकर किंवदंती के B स्तर तक होती है। कुल मिलाकर इसे 5 समान स्तरों में बांटा गया है। समान स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रतिक्रिया सामग्री का गुणांक उतना ही कम होगा।
और इस बार प्रकाश पर्दे पर संख्या पागलपन से कूदने लगी। यह सामग्री सीधे भवन राष्ट्र के आधिकारिक बैकअप ठंडे उपयोगकर्ताओं को डाला जाएगा। मुझे उस भयानक संख्या से उबरने से पहले दूसरा संकेत आ गया। बधाई हो, अन्वेषक ने पहली बार सैनिक आपूर्ति अपलोड की। विशेष पुरस्कार जीवित रहना बॉक्स प्राप्त करें। कृपया आप जिस बॉक्स के स्तर को खाली करना चाहते हैं उसे चुनें। 3 अलग अलग रोशनी फैलाने वाले आभासी बक्से मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। यह देखकर मेरी सांसें तेजी से, अगर यह किसी और पर होता तो शायद वे सुरक्षित सामान्य स्तर या पश्चिमी साहसी स्तर चुनते, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी है। मुझे किस बात का डर? यह सोचकर मैंने तुरंत किंवदंती स्तर के बॉक्स को चुना। लेकिन थोड़ी देर बाद सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि किंवदंती स्तर का जीवित रहना बॉक्स बालों के रूप में है, और मैंने खुद को मजबूर किया कि अब बाहर जाकर खोजें। मैंने राष्ट्र की रैंकिंग सूची देखी। इस समय मेरा नाम पहले 100 में आ चुका था। यह राष्ट्र अपने परिवार के प्रति बेहतर व्यवहार करेगा। बस मुझे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मेरी बहन की आंखों की बीमारी को विशेष संसाधनों से ठीक किया जा सकता है। तभी सिस्टम की सूचना फिर से गूंजी। बधाई हो, अन्वेषक पहले 100 में प्रवेश कर गया। यदि अगले महीने सूची में बना रहता है तो पुरस्कार प्रारंभिक निर्माण उद्योग 1 स्तर होगा। यह समग्र शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकता है। वास्तव में अन्वेषक की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, अतिरिक्त पुरस्कार वहां सभी जीवित अन्वेषकों की सूची होगी। रैंकिंग पुरस्कार भी अधिक समृद्ध होगा। उत्साहित होकर आगे बढ़ते हुए मैंने अपने पैनल की ओर देखा। सभी मानक सामान्य हैं, यहाँ तक कि तापमान भी 36.5 पर बना हुआ है। इससे मुझे राहत मिली। यह ठीक है, न केवल सामग्री भंडार में काफी वृद्धि हुई है, बल्कि मुझे एक जीवित रहने वाला बॉक्स भी मिला है। इससे मुझे काफी राहत मिली। कम से कम मुझे ठंड से मरने या भूखे मरने की चिंता। लाइव स्ट्रीम बंद करके मैं सो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो सूचना प्रणाली ने फिर से अपडेट किया। वहां फिर से वही 4 विकल्प थे। कुछ पल सोचने के बाद मैंने जीवित रहने का विकल्प चुना। अगले क्षण मुझे किंवदंती स्तर के जीवित रहने वाले बॉक्स का स्थान मिला। इससे मैं उत्साहित होकर अपनी मुट्ठी उठाने लगा। इसके बाद मैंने अपने उपकरणों को थोड़ा सा व्यवस्थित किया और निकल पड़ा। साथ ही मैंने घड़ी पर कॉल विकल्प पर क्लिक। इसके बाद मैंने अपने माता पिता को सुरक्षित होने की सूचना दी और बर्फ और तूफान का सामना करते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। कल की 1000 गुना अपलोडिंग के कारण कॉल करने पर ऑनलाइन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वह वास्तव में योंगडोंग ताइयुआन में अवशेष खोजने जा रहा है। क्या वह पागल है? इस मौसम में बाहर जाना तो मौत को आमंत्रित करना है। एक रिटायर्ड अन्वेषक वांग गांग ने भी टिप्पणी की, लड़के पुरस्कार के पीछे मत। 2 मछलियां तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगी। दास राष्ट्र के अन्वेषक इतने अभिमानी हो गए हैं। तुम्हारी माँ का छोटे जापानी फिर से लोगों को परेशान करने आए हैं। और इस समय मैंने पहले ही टिप्पणी नहीं देखी। मैंने सूचना प्रणाली के सुनहरे तीर का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मैंने धातु की खुदाई की और 20 मिनट से कम समय में एक धातु का बक्सा बाहर आ गया। मैंने कांपते बधाई हो, दास राष्ट्र के अन्वेषक ने किंवदंती स्तर का पोर्टेबल आर्कटिक स्नोमोबाइल प्राप्त किया। यह सुनकर मैंने एक ठंडी सांस ली। वाह, यह तो बहुत शानदार गिरफ्तारी का उपकरण है। इसके बाद मैंने तुरंत धातु की संरचना को असेंबल किया। मैंने सामने की स्नोमोबाइल को देखकर बहुत उत्साहित महसूस किया, खासकर वह खींचने योग्य शेल्फ जो मेरे हाथों को मुक्त करने के लिए पूरी तरह से है। इसके बाद मैंने स्नोमोबाइल की गति को भी आजमाया। यह बहुत चिकनी थी। इस समय लाइव स्ट्रीम के दर्शक, मैं भी ऐसा शानदार वाहन चाहता हूँ। क्या पंजीकरण करना संभव है? बेशक, लेकिन पहले तुम्हें एक अन्वेषक के रूप में योंगडोंग ताइयुआन में उतरना होगा। फिर दुर्लभ सामग्री अपलोड करनी होगी। अंत में किंवदंती स्तर का बॉक्स चुनना होगा। तभी तुम्हें मिलने की संभावना होगी। और मैं इस समय पवन और विद्युत वाहन की सुखद अनुभूति का आनंद ले रहा हूँ। मैंने टिप्पणी नहीं देखी। थोड़ी देर आधे घंटे बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इसने मुझे कई घंटे की यात्रा बचा ली। आज चाहे मैं कितनी भी मछलियां पकड़ूं, मैं उन्हें ले जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि बर्फ की गुफा के चारों ओर कई विशाल गहरे गड्ढे हैं। पंजे के निशान की गहराई और कदमों को देखकर यह एक वयस्क बर्फीले भालू की होनी चाहिए। मैंने चारों ओर सतर्कता से देखा, लेकिन कोई भी दानव के निशान नहीं देखे। शायद कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्थान के बंद होने से पहले मेरे पास पर्याप्त भोजन हो, ताकि मैं अगली जीवित रहने वाली सामग्री पा सकूं। यह कहते हुए मैंने स्नोमोबाइल को गहरी शेल्टर में पार्क किया।
फिर मैंने धातु की खुदाई का उपयोग करके बर्फ की सतह को फिर से तोड़ा। तुरंत कुछ मछलियां किनारे पर तैरने लगी। मैंने जल्दी से धातु की खुदाई का उपयोग करके बर्फ की सतह को फिर से तोड़ा। खुदाई का उपयोग करके उन्हें किनारे पर लाने की कोशिश की। यह मुझे थोड़ा निराश करता है। फिर मैंने याद किया कि मैंने कल रात मछली के आंत में देखी गई काली तराजू को देखा था। क्या यह काली मछली इसका मुख्य भोजन है? यह सोचकर मैंने तुरंत खुदाई का उपयोग करके काली मछली को काट दिया। फिर मैंने धातु की खुदाई का उपयोग करके इसे बर्फ के पानी में डाल दिया। ज्यादा समय नहीं लगा, एक बड़ी संख्या में बर्फीली चांदी की मछलियां तैरने लगीं। मैंने अचानक खुदाई का उपयोग करके मछलियों को क्या मैं बहुत जल्दी था? लेकिन अच्छी बात यह है कि चांदी की मछलियां मेरी हरकतों से नहीं भागीं, बल्कि और भी अधिक आ गईं। मैंने मछली के टुकड़े झील में फेंक दिए। फिर मैंने अपनी ताकत का उपयोग करके मछलियों को तेजी से किनारे की ओर खींचा। हालांकि 10 बार में से 8 बार मैं खाली था और कई बार मछलियां बर्फ की सतह पर कूद गईं और फिर पानी में लौट गईं। लेकिन इन मछलियों की लगातार कोशिशों ने मुझे निराश नहीं किया और मैंने धीरे धीरे तरकीबें सीख लीं। जल्द ही मैंने किनारे पर 7 चांदी की मछलियां पकड़ ली। उनका वजन लगभग 40 किलोग्राम था। मैंने सभी मछलियों को स्नोमोबाइल के धातु के बक्से में रखा। फिर मैं शरण की दिशा में तेजी से दौड़ा। थोड़ी देर में मैं परिचित छोटे बर्फीले ढलान पर वापस पहुंच गया। इसके बाद मैंने मछलियों को गुफा में ले जाकर स्नोमोबाइल को फिर से मोड़ दिया। जब मैंने उस धातु के बक्से को देखा जो सामान के आकार का था, तो मैंने फिर से उच्च सभ्यता की कृति की प्रशंसा। जैसे जैसे गुफा के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द और सुन्नता से भर गईं। लेकिन मैंने सामने की मछलियों के ढेर को देखकर एक गहरी संतोष की भावना महसूस की। आज मुझे खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। इसलिए मैंने एक मछली को निकाला और उसे भूनने लगा। कुछ मिनटों बाद एक मीठी मछली की खुशबू मेरी नाक में घुस गई। मैंने अपने थूक को निगला। देखो, इसका मतलब है कि मैं भविष्य में और भी सुधार कर सकता हूँ। मेरे मन में अचानक उत्साह भर गया। यह तापमान कब बदलता है? जब मेरी ठंड के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है तो जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने बाकी मछलियों को भूना। संरक्षण के लिए मैंने कोशिश की कि हर मछली को सूखा भुना जाए। तभी सिस्टम की सूचना की आवाज आई। आज की सामग्री अपलोड करने की गणना में अभी भी 5 मिनट बाकी। सामान्यतः आज बहुत अच्छा उत्पादन होना चाहिए। मुझे अधिक सामग्री अपलोड करनी चाहिए, चाहे वह राष्ट्र का पुरस्कार हो या अपने परिवार के लिए, यह बेहतर होगा। लेकिन बर्फीले भालू की गतिविधियों का पैटर्न अभी स्पष्ट नहीं है। थोड़े समय में मैं फिर से बर्फीली झील पर नहीं जा सकता। आने वाले कुछ दिनों तक बर्फीली तूफान भी जारी। नौका पर चढ़ना संभव नहीं है। यह संसाधन या जीवित रहने के लिए है। हमेशा एक खोजकर्ता को संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन रैंकिंग में वृद्धि का पुरस्कार भी बहुत आकर्षक है। पहले 3 महीनों में रैंकिंग में शीर्ष 10 खोजकर्ताओं को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे और रैंकिंग में नहीं होने वाले खोजकर्ता अधिकांशतः विभिन्न कारणों से बर्बरता से बाहर हो जाएंगे। मैंने सोचा और अपने हाथ को एक सुनहरे बर्फ के स्तंभ पर रखा। आज के संसाधनों की पुष्टि की। फिर मैंने राष्ट्र प्रणाली की आवाज सुनी। बिल्डिंग खोजकर्ता झांग्यू नौका पर चढ़ने के लिए, सैनिकों की परीक्षा में मदद करने के लिए एक उत्पादित भोजन। बिल्डिंग देश ने संसाधनों को ठंड से बचाने के लिए एक 100 का विचार किया। खाने के बाद ठंड से बचने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बधाई हो खोजकर्ता झांग्यू, पहले 50 में प्रवेश किया। अगले महीने भी सूची में बने रहे। पुरस्कार के रूप में हमला जहाज और सैन्य नौका दी जाएगी। मैंने तुरंत, इससे मेरी जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तभी डोंकों के 3 मीटर के दायरे में भारी बर्फ पर कदम रखने की आवाज आई। अगले पल भारी सांसों ने खून की गंध के साथ प्रवेश किया। मेरे दिल में एक झटका लगा। मैंने तुरंत अपने पास के धातु के फावड़े की ओर हाथ बढ़ाया। दूसरी हाथ ने दोनसे को आग के स्रोत पर रखा। अंधेरा, तुरंत सब कुछ निकल गया। मैंने धातु के फावड़े को मजबूती से पकड़ा और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहा। लेकिन वह कदमों की, मैं एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकता, क्योंकि वह दिशा वही है जहां मैंने कल आंतें फेंकी थी। वह खून की गंध से खींची गई थी। अगर मैंने कल आंतें दुमकोट के पास दफन की होती तो आज मैं शायद एक अधूरी लाश होता। जब सुबह की रोशनी थोड़ी सी आई तो राष्ट्र प्रणाली की रोशनी समय पर प्रकट हुई। कल की मृतकों की संख्या देखकर मेरा दिल धड़क गया। केवल एक रात में 4000 लोग बर्बर दुनिया में गायब हो गए। कल रात के डरावने रात के बारे में सोचते हुए मैंने एक गहरी सांस ली और संकट का चयन किया। अगले पल मेरी दृष्टि में दुनिया बदल गई। पहले अंधेरे डोंकों पर
अचानक एक हल्की पीली हरी रोशनी चमक उठी। डेटा प्रवाह मेरी रेटिना पर पागलपन से पुनर्गठित हुआ। अंततः यह एक विशेष दृष्टि में बदल गया। इसके विशेष दृष्टि में तुरंत बाद मेरे सामने एक पंक्ति शब्द फुसेन हुई। अगले 5 दिनों में, हालांकि यह मेरे लिए पर्याप्त है। फिर मैंने डोंकों की ओर बढ़ा। मेरी आंखों में एक भयानक हरे रंग की ट्रेस दिखाई दी। यहाँ तक कि 2 गहरे प्रकाश धब्बे भी थे जो लगभग बर्फ की ईंटों की दरारों पर चिपके हुए थे। इसी समय एक लाल छोटे अक्षर चुपचाप फुसेन हुए। एक सिमोलोंग ने सुबह के समय आपको शिकार के रूप में चिन्हित किया। तलवार ने मेरी मुट्ठी को कस लिया। यह बर्बर ठंडे क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाले समूह के शिकार। एक बार जब आप निशाना बन जाते हैं तो आप न तो मर सकते हैं और न ही अपनी त्वचा को हटा सकते हैं, और मेरे पास अब कोई उपयुक्त हथियार नहीं है। इसीलिए मैं भेड़िया के झुंड से लड़ने में असमर्थ हूँ। यह जगह वास्तव में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तभी एक अलार्म की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। चेतावनी, वर्तमान आश्रय सफेद आपदा से बचने में असमर्थ है। एकमात्र जीवन उत्तर पूर्व दिशा में है। यह रेटिना पर मौसम की चेतावनी है जो मुझे तेजी से एक नए आश्रय की। जब सब कुछ तैयार था, मेरी लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। ओह, इतनी सारी चांदी की सितारे और भोजन। क्या मैं सो रहा हूँ? भगवान, ये क्या करने जा रहा है? और मैंने बुलेटिन की सामग्री नहीं देखी। सीधे स्वेडिचा पर चढ़कर बर्फ के तूफान में घुस गया। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने अचानक गाड़ी की गति कम कर दी। संकट की जानकारी की विशेष दृष्टि में बाईं ओर सोपोर के नीचे एक अत्यंत कमजोर हल्की पीली ट्रेस दिखाई दी। जो जब मेरी स्वेडिचा धीरे धीरे करीब आई तो ट्रेस पर एक पंक्ति छोटे अक्षर फुसेन हुई। एक विशाल स्वेशु जो 3 दिन पहले गहरी सर्दी में सो गया था। यह देखकर मेरी गले की हड्डी एक बार हिल गई। मुझे मांस खाने का मन था, इसलिए मैंने ट्रेस का अनुसरण किया और स्वेशु के छिपने के स्थान को पाया। लाइव स्ट्रीम में कई दर्शकों ने इस जीव को पहचान लिया। भगवान, सावधान रहो, इसे चूहा समझकर मत देखो, लेकिन इसकी प्रकृति अत्यंत क्रूर है। यहाँ तक कि सिमोलोंग भी इसे आसानी से छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। डोंग भाई के चेतावनी सुनकर बुलेटिन तुरंत तनाव में आ गया, लेकिन मैंने फावड़े के सबसे तेज किनारे को स्योरशु के सिर पर जोर से मारा, सीधे उसे नींद में ही मार डाला। इसके तुरंत बाद मैंने उसकी गर्दन की त्वचा को पकड़कर बाहर खींच लिया। वाह, यह सच में भारी है, कम से कम 20 पाउंड। फिर मैंने शूदों में से 7 नीले फल निकाले। भले ही ये फल अभी भी ताजगी से भरे हुए हैं और लाइव स्ट्रीम के दर्शक तुरंत उग्र हो गए। ओ, ये तो बर्फीले नीले जामुन हैं। ठंडे क्षेत्रों में ये ताजगी फल सोने से भी अधिक कीमती है। इसमें अत्यधिक उच्च मात्रा में विटामिन और ऊर्जा होती है। भगवान, ये किस्मत है। न केवल लाइव स्ट्रीम में, बल्कि मैं खुद भी अपनी किस्मत पर खुश हूँ। आखिरकार हर विशाल रक्त चूहा इतना सामान नहीं रख सकता, लेकिन यह भी दर्शाता है कि संकट की जानकारी मेरे लिए अत्यंत मैंने मोटे और पतले रक्त चूहे और जामुन को गाड़ी में फेंक दिया, हाथों पर लगे केक को थपथपाया और आगे बढ़ा। इस समय नीली पृथ्वी के तीसरे सूचना कार्यालय में पर्यवेक्षक लियू फेई फेई ने मेरी स्थिति की रिपोर्ट की। सूचना कार्यालय के समूह के नेता तान किंग ने मुझे बीज के रूप में अपग्रेड करने का आदेश दिया, अर्थात खोजकर्ता। मेरे माता, पिता और बहन को बीजिंग और नए सर्कल में स्थानांतरित किया गया। नंबर है 7। बीजिंग हरता आदेश जान लें कि प्रलयकारी में प्रत्येक देश के हर बैच के खोजकर्ताओं में केवल एक स्थान होता है। यह उच्चतर सभ्यता द्वारा छोड़ी गई एक विशेष नियम है। यह अगले चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सब मुझे नहीं पता। मैं अभी भी आश्रय की तलाश में यात्रा कर रहा हूँ। इस समय मेरी हल्की सुनहरी दृष्टि में हर कुछ 100 मीटर पर एक विशेष हल्की पीली ट्रेस दिखाई देती है। बस एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना है ताकि बंजे को पार कर सकें। यहाँ संसाधनों का भंडार अंतहीन है। समय अनजाने में रात के गहरे समय में पहुँच गया। एक दिन की यात्रा के बाद मैंने उपयुक्त आश्रय नहीं पाया, इसीलिए मैंने स्वेडिचा को ठीक से मोड़ दिया और बस एक बर्फ की गुफा खोदकर उसमें घुस गया। आज मैं संसाधन जमा करने का इरादा नहीं रखता। ये खाद्य पदार्थ मेरी जीवन रेखा है और एक दिन की यात्रा के बाद मेरी रेटिना पर अब गहरी रात में यात्रा करना लाभदायक नहीं है और मुझे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम की आवश्यकता है। जब अगले दिन सूचना प्रणाली अपडेट होती है तो मैंने सीधे वातावरण का चयन किया। रेटिना पर फिर से हल्की सुनहरी 3 आयामी होलोग्राफिक टोपोग्राफिक मानचित्र खुल गया और वाहनों के लाभ के कारण इस बार का मानचित्र क्षेत्र 10 किलोमीटर तक बढ़ गया। मैंने देखा कि इस बार के मानचित्र पर आश्रय के समन्वय भी बढ़ गए हैं।
बाईं तो एक नारंगी गर्म प्रकाश का एक समूह है। जब मेरी ध्यान बाईं ओर के सफेद प्रकाश बिंदु पर केंद्रित हुआ तो प्रणाली ने तुरंत संबंधित आश्रय का विवरण प्रदर्शित किया। रेटिना पर सामग्री देखकर मैंने तुरंत गर्म ऊर्जा गुफा का चयन किया। सफेद आपदा कितनी देर तक जारी रहेगी यह नहीं पता। गर्म ऊर्जा गुफा मेरे लिए बहुत बड़ी गर्मी बचा सकती है। इस समय लाइव स्ट्रीम शुरू होने का समय हो गया है। पहले से ही इंतजार कर रहे हजारों दर्शक श्रृंजन मेरी लाइव स्ट्रीम में प्रवेश कर। क्या सच है? मैंने लाइव स्ट्रीम के बुलेटिन की सामग्री नहीं देखी, बल्कि स्वेदीचा के सहायक पैड पर जोर से पेडल कर रहा था। अब हवा और भी तेज हो रही है। गाड़ी की शरीर तेज हवाओं के प्रतिरोध में रुक गई। अचानक प्रणाली ने मुझे चेतावनी दी। गर्म ऊर्जा गुफा से अभी भी 12 किलोमीटर की दूरी है। चेतावनी 5 घंटे बाद सफेद आपदा पूरी तरह से फटने वाली है। वर्तमान तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। यह सुनकर कुछ सोचने के बाद मैंने अपनी जेब से चांदी के सितारे के ग्रिल्ड मछली निकालकर 3 खा ली। इस समय लाइव स्ट्रीम के दर्शक सभी चौंक गए। ओह, 3 खा लेना, क्या यह नमी की सीमा से बाहर नहीं है? क्या वह पागल हो गया है? वह तो चांदी के सितारे का है। एक ही मछली से कई 100 घरों के संसाधन मिल सकते हैं। क्या यह संभव है? थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में एक गर्म धारा फट गई है। मेरी त्वचा भी लाल हो गई है और यह बधाई हो, खोजकर्ता ने अंतिम ठंड प्रतिरोध क्षमता प्राप्त की। यह सुनकर मैंने एक जोर से चिल्लाया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। स्वेदीचा की गति तुरंत बढ़ गई। मैंने सामने की दीवार को मजबूती से फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से गति बढ़ाई, मैंने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़। कुछ किलोमीटर दूर एक सफेद दीवार जो सैकड़ों मीटर ऊंची है, चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही है। सफेद आपदा का विशालकाय चित्र बना है। वह मेरे पीछे का पीछा कर रहा है। इस क्षण में लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में जल्दी भागो के शब्द हैं। अचानक मेरे कानों में एक तीव्र चेतावनी गूंजती है। सफेद आपदा का उलटी गिनती शुरू हो गई है। 10, 9, 8। ठीक इसी समय जब मैं बर्फीले छाए के बीच देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी हवा से बचने वाली चट्टान के नीचे एक हल्की नारंगी रोशनी दिखाई देती है। वह भूगर्भीय गर्मी है। इसी समय इमारत की सूचना एजेंसी में लियू फेई फे मेरी लाइव स्ट्रीम को देखकर, पिछले महीने लाइट हाउस देश ने भयंकर हत्या का सामना किया। 3 विशेष बलों के राजा पूरी तरह से नष्ट हो गए और झांग यू को और भी भयंकर सफेद आपदा का सामना करना पड़ा। डेटा के अनुसार उसकी जीवित रहने की संभावना लगभग 0 है। सामने बैठे तान क्यू ने एक हाथ से डेस्क पर थप्पड़ मारा। झांग यू को कुछ नहीं होगा। उसने अभी अपनी अंतिम शारीरिक क्षमता को बढ़ाया है और इस समय मैं उस चट्टान की गुफा से लगभग 4 मीटर दूर हूँ, लेकिन पीछे का तूफान पहले ही आ चुका है। यह विशाल वायुमंडलीय दबाव मुझे दिशा खोने के कगार पर ले आया। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और फिर मैं और मेरी गाड़ी लगभग उड़ने लगे। जब मैंने निकटता में गुफा देखी तो मैंने अचानक स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा और अपनी गति का उपयोग करते हुए दरार में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स पूरी तरह से पागल हो गए थे। ओह, मैं अभी देख भी नहीं सकता था। भगवान ने जीवित रह लिया। भाइयों, आंसू आ गए। लेकिन तभी कुछ चेरी ब्लॉसम देश के कमेंट्स आए। बस एक थोड़ी बड़ी बर्फीली तूफान है। इमारत के लोग वास्तव में नागरिकों को नहीं जानते। दर्शकों को निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट पर वापस गालियां दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन मुझे एक टिकट दे, मैं जाकर उन्हें ले जाऊंगा। लेकिन जब गाली ग्लॉज शुरू होने ही वाली थी तभी लाइव स्ट्रीम, यह हवा के चट्टानों से टकराने की आवाज थी। फिर निम्न तापमान और तेज हवा के दबाव के तहत अनगिनत तेज बर्फ के नुकीले टुकड़े गुफा के मुंह से भीतर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चट्टान की दीवारों और जमीन के साथ आंखों से देखी जा सकने वाली गति से गहराई में बढ़ते गए। अंततः वे गुफा की गहराई में लगातार उभरते गर्म स्रोत से टकरा गए। नोकें धीमी और पिघलने लगी, फिर पूरी तरह से ठोस हो गईं। एक पारदर्शी लेकिन शानदार बर्फ से भरे दरवाजे का निर्माण हुआ और इस समय मैं सिस्टम के समान स्तर के एस ग्रेड स्टार हाउस का अवलोकन कर रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो चुका है। छत की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। यहाँ मैं हॉल में पौधों का ध्यान से अवलोकन कर रहा हूँ। गुफा के भीतर हल्की सफेद धुंध तैर रही है। चट्टान की दीवारों की ऊंचाई से रिसने वाले पानी की बूंदें जमीन पर एक छोटी धारा बना रही हैं, जो गुफा की गहराई में उस अज्ञात क्षेत्र की ओर बह रही हैं। लेकिन मैंने तुरंत गहराई में खोज करने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि जमीन पर उन बाधक पत्थरों को हटा दिया। यहाँ तक कि अजीब चट्टानों के बीच कूदते और चढ़ते हुए हर कोने की जांच कर रहा हूँ। और लाइव स्ट्रीम में कई विदेशी दर्शक जो पहली बार आए थे, मेरे कुशल हाथों को देखकर चकित रह गए। वाह,
इस इमारत के व्यक्ति की मुख्य शक्ति बहुत मजबूत है, बिखरे पत्थरों के बीच जैसे वह समतल पर चल रहा हो, बिल्कुल एक बर्फीली तूफान की तरह। इमारत के देश के दर्शक भी मजाक करने लगे, ये तो तेज है, ये तो तुम लोगों ने नहीं देखा जब भगवान गाड़ी चला रहा था। ये सभी को पता है कि भगवान इमारत के पहले तेज आदमी हैं। मजाकों। हालांकि चर्चा की गर्मी जारी है। मैंने आज भी कोई सामग्री अपलोड नहीं की। सिस्टम पैनल पर एक नजर डालते ही मैं पहले 100 से बाहर हो गया। बस यह नहीं सोचा था कि मेरी नमी की मात्रा 300 की सीमा तक पहुंच गई है, तो भविष्य में केवल जादुई जानवरों का सेवन या उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ ही मेरी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जब मैं सोच में था तो एक तीखी गंध वाली गर्म हवा गुफा की गहराई से फूटने लगी। मैंने संकट दृश्य खोला और देखा कि इस आश्रय के ऊपर हल्के लाल रंग की पटरियां लटकी हुई हैं। सभी दूसरे स्तर के अंधेरे गुफा जादू के प्रतीक हैं। हालांकि उनकी मल से विस्फोटक बनाने की क्षमता है, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। यदि मैंने हाथ उठाया तो यहाँ सो रहे चमगादड़ निश्चित रूप से जाग जाएंगे। इस उड़ने वाले जादुई जानवरों के झुंड का सामना करते हुए मेरे पास केवल सूखकर मरे जाने का एक ही रास्ता है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। मैं वास्तव में बहुत करीब हूँ। इस पर विचार करने के बाद मैं अपेक्षाकृत ताजगी वाले हॉल के सामने लौट आया, सामग्री को व्यवस्थित किया और आराम किया। एक रात की विश्राम के बाद मेरी शारीरिक क्षमता फिर से चरम पर पहुंच गई। चूंकि मैं पहले से ही व्यवस्थित हो चुका हूं, मेरा प्राथमिक कार्य अपने घर के तहखाने की इस बार वातावरण की जानकारी ने सीधे एक चौंकाने वाले भूमिगत दृश्य का निर्माण किया। मानचित्र को मैंने जहां स्थित हूं, गुफा के हॉल को केंद्र मानकर नीचे की ओर अनगिनत जटिल धमनियों को फैलाया, जैसे एक विशाल बर्फ और बारिश का दृश्य। जब मैं मानचित्र का अवलोकन कर रहा था तो मैंने एक अजीब बैंगनी प्रकाश का पिरामिड प्रतीक देखा। अगले क्षण वातावरण की जानकारी ने रिपोर्ट की, बधाई हो, मेजबान ने विश्व प्रसिद्ध अवशेष खोजा है। भूमिगत 25 किलोमीटर की गहराई पर एक खंडहर बर्फ और तूफान का मंदिर है। मेजबान को व्यक्तिगत रूप से जाने की सिफारिश। जब प्राचीन युग में प्रवेश किया तो खोजकर्ता केवल शारीरिक रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते थे। यदि वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं तो वे अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार विकसित कर सकते हैं और सच्चे प्राचीन शिकारी बन सकते हैं। हालांकि सुपरनैचुरल क्षमताओं के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वर्तमान में ज्ञात है कि जीवित बचे हुए पहले 10 खोजकर्ताओं की शक्ति तीसरे स्तर के जादुई जानवरों के स्तर तक पहुंच चुकी है। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे अवश्य देखना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मुझे पहले खाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 दिन पहले रास्ते में पकड़ी गई उस खून चूहा को धातु के बक्से से बाहर निकाल। ये खून चूहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, भगवान फिर से खाना बना रहा है। आश्रय का पहला भोजन मैंने एक साधारण चूल्हा बनाया और फिर उसके ऊपर एक साफ और समतल लकड़ी का टुकड़ा रखा। नीचे एक छोटे से उच्च ऊर्जा वाले लकड़ी के टुकड़े को जलाया और फिर खून चूहे का मांस रखा। लेकिन कुछ ही समय में एक प्रबल मांस के रस की सुगंध फैल गई। फिर मैंने 3 बर्फीले नीले जामुन निकाले और उन्हें कुचल दिया। इस समय मैंने एक टुकड़ा जो अभी भी कम तेल में था, मांस का टुकड़ा लिया, जाम में डुबोया। इस तरह से ठंडे फल के मांस के साथ लिपटे हुए भुने हुए मांस को मुंह में डालते ही, भगवान कृपया एक इंसान बनो। क्या यह खाने का तरीका है जो कोई सोच सकता? और लियू फेई फेई ने स्क्रीन पर व्यस्त आवाज को देखते हुए उसके होंठों के कोने में ब्लू स्टार के 8वें बैच के खोज करता। कुछ लोग भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ आश्रय के लिए व्यस्त हैं, लेकिन झांग यू जो प्रवाहित गर्भ में है वह तो जीवन का आनंद लेना शुरू कर चुका है। शायद यह एक शीर्ष आश्रय द्वारा दी गई आत्मविश्वास है। इस बीच इमारत देश की विशेष कार्रवाई एजेंसी, इमारत देश की सेना और राजनीतिक क्षेत्र के शीर्ष राजा, उनकी नजरें बड़े स्क्रीन पर लगातार बदलते वास्तविक समय की निगरानी पर हैं और तान क्यू लेजर पेन से स्क्रीन पर निशान लगा रहा है। सभी नेताओं, उपरोक्त प्राचीन युग के पहले 9 दिनों में वैश्विक बीज और खोजकर्ताओं की जीवित रहने की स्थिति की रिपोर्ट है। झाओ तियानजू बी श्रेणी के अंधेरे जंगल में विषाक्तता से ग्रस्त है। उसे 3 दिनों के भीतर एंटीडोट खोजना होगा। ली क्यूंग क्यूंग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी चित्र को ध्यान से देखा। इस समय लाओ प्रमुख ने अपनी भौहें मरोड़ते हुए कहा, प्रवाहित गर्भ का वह लड़का कहाँ है? वह अब किस? तब तान क्यू एक पल के लिए चौंका और फिर स्क्रीन को स्विच किया। बस देखा कि वीडियो में छांग यू अलाव के चारों ओर पानी को भून रहा है। बैठक कक्ष में एकदम सन्नाटा हो गया। लाओ प्रमुख ने एक कप चाय पी, फिर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गंदा लड़का। जबकि अन्य लोग भयानक परिस्थितियों में भूख सहन कर रहे हैं, वह तो आराम से जी रहा है। बैठक कक्ष का माहौल तुरंत जीवंत हो गया। सभी ने प्रशंसा की
झांग का उल्लेख करते हुए कहा कि न केवल उसने आश्रय पाया बल्कि उसने एक पुराने प्रमुख ने तुरंत झांग के आश्रय की रेटिंग पूछी। तान क्यू ने तुरंत रिपोर्ट को लाया। उसके आश्रय की रेटिंग एक स्तर की है। वैश्विक स्कोर के समय मैंने सुझाव दिया कि उसे 8वें बैच के अपोकैलिप्स उम्मीदवारों में शामिल किया जाए। सुनकर पुराने प्रमुख ने मुस्कान छिपाई और कुछ क्षण के लिए विचार किया। यह एक अच्छा पौधा है, लेकिन अपोकैलिप्स एक प्रकाश देश की इच्छा है। आकार बड़ा है, इसे कुछ और दिनों तक देखना होगा। इस समय मैं खून चूहे की चर्बी मैंने तेल उबालने के बीच में दसियों किलो मांस को उंगलियों के आकार के टुकड़ों में काट लिया। फिर मैंने मांस की पट्टियों को एक साथ रखा, खनिज कोयले के चारों ओर सूखने के लिए। जब पत्थर के बर्तन में तेल की गंदगी सुनहरे रंग में तैरने लगी, मैंने गर्म तेल को बाहर निकाला जो खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसे एंटी फ्रीज कोटिंग या प्रकाश ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जानवरों के वसा का कुशल उपयोग एक आवश्यक परीक्षा है। इस पर मेरी प्रायोगिक और सैद्धांतिक समझ लगभग समान है। फिर मैंने बड़े खून के चूहों की खाल को समतल चट्टान पर बिछाया। रंगहो व लुंची चांद पे चौ स्वी शूतो वान जम बड़ब यफ्यो व्यो शुई के उक भूहों लाकर बड़ खूह लहा उसके किसी इन ज्यारा है योग राई जयोग युई कैणुष दूह भंच बबड़वे बड़ों यश बड़ बच्चे है लो फसवी बड़ब बभुई को पहा बच्चे पको यहोता। इस समय रेटिना पर हल्की सुनहरी मानचित्र समय वहाँ एक अजीब बैंगनी प्रकाश का पिरामिड का यह शायद नीचे और भी मूल्यवान चीजें निश्चय कर लिया। मैंने मानचित्र के अनुसार गुफा की गहराई में काले दरवाजे में प्रवेश किया। रेटिना पर पर्यावरण की जानकारी ने मुझे एक हल्के नीले रंग के सुरक्षित मार्ग की योजना बनाई। भले ही केवल नीली गर्मी की, बस हवा में अमोनिया का मिश्रण था। सड़ते मांस की दुर्गंध ने मुझे स्वाभाविक रूप से भौहें तानने पर मजबूर, लेकिन मैंने कदम उठाने की हिम्मत। एक पल के लिए 30 मिनट बाद दुर्गंध बढ़ गई। मैंने बस एक नजर ऊपर देखा और तुरंत मेरे सिर की त्वचा सुन्न हो गई। मैंने देखा कि कई मीटर ऊंचे गुंबद पर चिपचिपे और झुके हुए हजारों दानव लटके हुए थे, सभी वयस्क द्वीप। वो आंखों की पुतलियों का जादू। इन जीवों का आकार नीली धरती की मक्खियों से भी बड़ा है। काले चमड़े ने मजबूत शरीर को लपेटा है। भले ही वे सो रहे हों, छाती की गंध भी डरावनी है। अगर मैं सूचना की पुष्टि करता हूँ कि वह हाइबरनेट कर रहे हैं, तो मुझे एक 100 हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं एक कद हर हथियार द्वे आयामी जादुई प्रतीकों का सामने। स्क्रीन पर हड्डियों की छिपी हुई मात्रा है। ओह मेरे भगवान, यह फिल्म डरावनी है। शुक्र है कि भगवान अंदर नहीं गए। यह निश्चित रूप से द्वे आयामी दानव है। अचानक सिग्नल क्यों काला हो गया? भगवान, कोई समस्या न हो। सबसे सही प्रकाश और भी धुंधला हो गया। मैं केवल पर्यावरण की जानकारी पर भरोसा करते हुए अंधेरे में आगे बढ़ सकता हूँ। जादुई भूमि अचानक तेजी से नीचे गिर गई। रोशनी और भी धुंधली हो गई। इस समय मैं पूरी तरह से पर्यावरण की जानकारी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस समय तापमान तेजी से 40 डिग्री, इतना गर्म। हवा में एक ठंडी हवा का झोंका, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड तंग सुरंग में तीव्र टकरा रहे हैं। एक पल में बड़े पैमाने पर सफेद धुंध उठी। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। यह क्या है? यह अजीब तापमान का अंतर मुझे एक झटका देता है। मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी पैदा होती है, लेकिन रेटिना पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है बैंगनी पिरामिड केवल 30 डिग्री सेल्सियस रह गया है। मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं हार नहीं मान सकता, इसलिए मैंने दांतों को किटकिटाते हुए सांस रोक। एक काली अंधी नदी केंद्र में चुपचाप बह रही है, लेकिन अंधे दोनों तरफ कई प्रकार के मानव जैसे। वे सभी झुककर हॉल के केंद्र की ओर देख रहे हैं, भले ही वे पहले से ही सूख चुके हों। उस मिश्रित भविष्य और सामान्यता की अजीब गंध फिर भी हवा में फैली हुई है। अगले क्षण लाइव स्ट्रीम अचानक उड़ गई और मैंने बिल्कुल नहीं देखा। सभी ध्यान सामने के हॉल के केंद्र में खड़े होकर चारों ओर झुकी हुई हड्डियों को देखते हुए मेरी नजर अनायास ही सामने की ऊंच यह विभिन्न रंगों की और दीवार चित्र के ठीक मध्य में एक महिला का चित्र उकेरा गया है, जिसमें स्पष्ट चेहरे के लक्षण नहीं हैं। केवल एक जोड़ी काले खोखले आंखें हैं जो गहराई की तरह ठंडेपन से मेरी ओर देख रही हैं। इस घुसपैठ ने केवल एक नजर में मेरे मस्तिष्क को भारी घृणा का अनुभव कराया, जो तुरंत मेरे दिल में उमड़ आया। मेरे कानों में अनगिनत शोर गूंजने लगे। यह मेरी अंतिम सोच बिना नियंत्रण के दीवार चेतना एक शून्य बर्फीले मैदान में खींची गई। एक प्राचीन ठंडी लड़की की आवाज मेरे आत्मा के गहराई में गूंज उठी। जब तुमने भगवान को देखा तो क्यों नहीं झुके? डरावनी दबाव अचानक गिर गया। मेरे पूरे शरीर की हड्डियां भारी बोझ की आवाजें निकालने। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ कि एक प्राचीन और शक्तिशाली अस्तित्व मेरे ऊपर। क्या मुझे झुकना चाहिए?
या पूरी तरह से उसके संपर्क में आना चाहिए? क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? हजारों तभी सूचना प्रणाली की चेतावनी ध्वनि गूंज उठी। क्या भविष्य के 3 दिनों की सूचना अंक को समाप्त करके सभ्यता का से भर? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के से यह सुनहरी रोशनी तुरंत मेरे रेटिना पर अंततः विश्लेषण के परिणामों के रूप में देवी नरम हड्डियों को नकारते हुए झुकने पर अनुग्रह प्राप्त करती हैं। यह देखकर मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा, लेकिन मैं केवल दांत। यह रोमांचक है जो त्वचा। अच्छा है कि मेरे पास अंतिम ठंड प्रतिरोधी प्रणाली है जिससे मैं मुश्किल से सहन कर पा रहा हूँ। लेकिन सबसे कठिन मानसिक पीड़ा है। चारों ओर की सफेद हड्डियां जैसे जीवित हो गई हों, आंखों में हलचल, गुस्से में अनगिनत बूंदें कानों के चारों ओर घूम रही हैं। अच्छा है कि रेटिना पर कविता की सूचना, आपसी सहायता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैंने अपनी जीभ को काटकर इस ज्ञान को अपने दिल में पागलपन से गाने के लिए मजबूर किया। महल का राष्ट्रीय गान की इच्छा चरम पर जल रही है। अगले क्षण धरती को चीरने वाली दबाव अचानक गायब हो गई। हॉल पूरी तरह से शांत हो गया। इसके तुरंत बाद मैंने गहरी सांस ली। अभी तक दिल की धड़कन को शांति नहीं मिली। दोनों हाथ फैलाए हुए जैसे कि प्रणाली की सूचना उसके। बधाई हो, तुमने ठंड की देवी की दृष्टि को नियंत्रित किया है। रेटिना पर बर्फ के क्रिस्टल के पेड़ का ग्राफ, सिर के शीर्ष पर छिपा हुआ का। अत्यधिक ठंड के वातावरण में सभी गुण या 30 देवत्व बढ़ते हैं। आभासी रेखा स्तर के बर्फ के मछली के स्तंभ और या बर्फ के जादुई भालू के। मुझे तुरंत बर्फ की सतह पर विशाल पंजे। परीक्षा की कठिनाई कम नहीं है। मुझे द्विस्तरीय दानव का शिकार कर। ठंड की देवी। तभी दीवार चित्र के नीचे परीक्षा के स्थान पर एक गड्ढे में 10 कटोरे चांदी के रंग के तरल में नींजू हो रहे हैं। देवी की उंगली से गिरते हुए अपने शरीर में वापस आने से मेरी ठंड से लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और एनर्जी को अपने शरीर में भेजा, जिससे तुरंत एक झुलसाने वाली ताकत निकली। कुछ ही पलों में मुझे अपने अंदर एक बहुत ज्यादा ताकत महसूस हुई। मेरी ताकत और एनर्जी भी बढ़ गई। जैसे ही मैं ताकत में इस उछाल की खुशी में डूबा, ब्लू स्टार के सभी पायनियर्स के दिलों में एक तेज लाल आवाज गूंजी। ब्लू स्टार पैसेज। एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गेम का पहला फेज खत्म हो गया है। दूसरा फेज, दुनिया के खत्म होने की लड़ाई, शुरू होने वाला है। एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन से अनाउंसमेंट रिलीज हो गई है। मेरी लाइव स्ट्रीम चैट कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। सब हैरान थे। फिर चैट में धमाका हो गया। हे भगवान, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन से अनाउंसमेंट। यह इंसानी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं न सिर्फ जिंदा बचूंगा बल्कि इतना पावरफुल लाइट सोर्स भी बनाऊंगा। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बहुत ज्यादा वजन मुझे उन खंडहरों को साफ करने देगा जिनसे दूसरे लोग दिन रात बच नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद एक सिक्योर लाल फोन बजा जिसने उन्हें एक टॉप लेवल मीटिंग में बुलाया। सबसे स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम में बूढ़े लीडर ने सीरियस होकर कहा कि सभी हेड्स ऑफ स्टेट को वेदर कंपटीशन के नियम मिल गए हैं। दूसरा, देश को 2 खास अधिकार मिलेंगे। पहला, वेदरमैन के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन, और दूसरा, वेदरमैन के कोऑर्डिनेट्स के 3 किलोमीटर के अंदर दूसरे पायनियर्स को तैनात करने की क्षमता। इस घोषणा से कॉन्फ्रेंस रूम में हैरानी से लोग हाँफने लगे। बूढ़े कमांडर ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। वांगहुआंग एम्पायर का सर्वाइवल लॉजिक अब अकेले बचने से हटकर एक नेशनल बेस बनाने की ओर चला गया था। सिर्फ 3 विश्वासी पायनियर्स बचे होने के कारण वेदरमैन का नेशनल फॉर्च्यून रैंकिंग के 8वें बैच के रिवॉर्ड पूरी तरह से मिल गए हैं, जिससे एक कंटेस्टेंट लियू किमिंग के लिए एक खास रिवॉर्ड अनलॉक हो गया है। फिटनेस और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के ओरिजिनल रिवॉर्ड को गहरे सुनहरे रंग की रोशनी से चमकने वाले रिवॉर्ड से बदल दिया गया है। पहले स्थान का रिवॉर्ड एक लेजेंडरी ओवरलॉर्ड्स पैलेस है, जो देश के नेचुरल एनवायरनमेंट को भी 40 पॉइंट्स तक बेहतर बनाता है। दूसरे स्थान का रिवॉर्ड एक टाइटन बैटल अवार्ड है। तीसरे स्थान का रिवॉर्ड एक मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रिक का। यह देखकर मेरा सच में मन किया। जंगल में रेंज वाले हथियार बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वे मॉन्स्टर्स के डिफेंस को भेद नहीं सकते। इस लेजेंडरी हथियार से आखिरकार मेरे पास अपने लिए लड़ने की ताकत आ गई है। व्हाइट कैटास्ट्रॉफी खत्म होने के बाद मैं टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। अचानक मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हुई। मुझे पता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि एडवांस्ड कोल्ड रेजिस्टेंस पाने के बाद मेरे शरीर को
तो बिना किसी शक के मैं पत्थर की दीवार से टिक गया और उस अजीब हॉल में सो गया। मेरे ऊपर देवी के खाली सिर ने अपनी नजर थोड़ी नीचे की ओर झुकाई। दिलचस्प छोटा सा जीव। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो 3 दिन बीत चुके थे। मैंने अंगड़ाई ली। बैठते ही मेरे कड़े जोड़ चरमराने लगे। मैंने खाना ढूंढने के लिए अपने लेदर बैग की ओर हाथ बढ़ाया और फिर मैं चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मेरा जर्की कहाँ है? वह सब चला गया। मैंने सोने से पहले सिर्फ आधा खाना खाया था। जैसे ही मैं चिंता कर रहा था, एक अच्छी नोटिफिकेशन की आवाज आई। गोल्डन मून इंटेलिजेंस अपडेट हो गया था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय मैंने नेशनल फॉर्च्यून सिस्टम में अपना पर्सनल पेज खोला। अचानक एक झपकी के बाद मुझे ठंड से बचने की एडवांस्ड बॉडी मिल गई। मैंने अपने हाथों को दबाया। मसल्स पहले से ज्यादा मजबूत थी और मेरी स्किन के नीचे एक गर्म ताकत लग रही थी। अगर मैं पहले दिन वापस जाऊं, जब मैं उतरा था तो बिना डाउन जैकेट के भी मैं करीब 1 घंटे तक टिक सकता हूँ। पायनियर्स के 8वें बैच में मुझसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होना चाहिए। मैं सच में ठंड झेलने वाला टैलेंट हूँ। लेकिन जब मेरी नजर नीचे दाएं कोने पर पड़ी तो मेरी मुस्कान जम गई। एबिलिटी बार के नीचे, फ्रॉस्ट गॉडेस की नजर के नीचे कुछ बिल्कुल अनजान चीज थी। वह था एक ब्लैक लेबल। जहां तक मुझे पता है, एडवांस्ड सिविलाइजेशन के सभी लेबल, जैसे कि टॉप सर्वाइवर, हंटर, सुनहरे और शानदार होते हैं। मैंने ऐसा ये किसी तरह का श्राप या बुरा असर लग रहा है। खैर, मेरे पास पेन तो है लेकिन पावर नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ठीक है। इसलिए मैं अभी के लिए ये फ्रॉस्ट बैनर रखूंगा। टैग से ज्यादा परेशानी वाली बात रैंकिंग है। मैंने 3 दिनों से कोई रिसोर्स अपलोड नहीं किया है और मैं विदेशों में टॉप से नीचे 3000 पर आ गया हूँ। जब मैंने नेशनल फॉर्च्यून रैंकिंग कोड का 8वां बैच खोला तो मैंने देखा कि पहले और दूसरे नंबर वालों ने बहुत सारे रिसोर्स अपलोड किए थे। मैंने गहरी सांस ली। क्या इन लोगों को लगता था कि जंगल उनका अपना बैकयार्ड है? इस बीच मैं असल में एक आदमी से भी ज्यादा गंदा हो गया था। सिर्फ 2 मछलियां बची थीं, कोई सूखा मीट नहीं था और आइस ब्लू जियांगू का बचा हुआ हिस्सा भी दांत की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था। टाइम लिमिट को 500 तक बढ़ाना अच्छी बात थी, लेकिन हर घंटे 10 पॉइंट गिरने की इस रफ्तार से कौन झेल सकता था? मैंने अपने पेट की गुड़गुड़ाहट को सहलाया और आ भरी। बच्चे को बचाओ। अब मैं जुए अपने भाई के 2nd जनरेशन मॉन्स्टर के सामने मरना नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपनी आखिरी उम्मीद सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पर ही टिका सकता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सप्लाई चुनी। अगले ही सेकंड मेरे रेटिना पर एक सुनहरी रोशनी चमकी और डेटा स्ट्रीम एक शानदार हरे कोऑर्डिनेट में बदल गई। इसके तुरंत बाद टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई दी। आज की सर्वाइवल इंटेलिजेंस एक वेस्ट लेवल सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स गुफा में छिपा है, जो 1.3 मीटर जमीन के नीचे दबा है। यह मेरे लिए गेम चेंजर होता। भले ही यह शियाओ लेवल का एक नीला ब्लाइंड बॉक्स था, इस बेकार अंडरग्राउंड जगह में यह भगवान का दिया तोहफा था। मैं अमीर हूँ और यह ठीक गुफा में है, कहने की जरूरत नहीं। मुझे हैरानी है कि किस किस्मत वाले ने ब्लाइंड बॉक्स चुना और उसे कुछ नहीं मिला। क्या सौदा था। लेकिन जब मैंने सही कोऑर्डिनेट्स देखे तो मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। डेस्टिनेशन असल में मैंने अकड़कर अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देवी जैसी आकृति को देखा। 3 सेकंड की चुप्पी के बाद ड्रैगन बॉक्स से एक दुख भरी चीख गूंजी। बचाओ बहन फेंग शुआंग, मुझे क्या करना चाहिए? इस बीच मेरे लाइव स्ट्रीम की वजह से स्ट्रीम पूरे 3 दिनों के लिए बंद हो गई, जिससे लाखों दर्शकों को 24/7 इंतजार करना पड़ा। 3 दिन बीत चुके हैं और स्ट्रीमर अभी भी नहीं उठा है। हजारों लोग स्ट्रीम को फिर से शुरू करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि उसने अपनी एनर्जी ज्यादा निकाल ली है और रिपेयर कर रहा है। प्लीज सब्र रखें। इस बात से कई व्यूअर्स को तसल्ली मिली, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस ने इसका मजाक उड़ाया। मैं अब भी घमंडी हूँ। मेरी रैंकिंग कम है और जिनका ट्रैफिक ज्यादा है वे लेखक होने के लायक नहीं हैं। गलत कमेंट्स बहुत हैं। जब सबने सोचा कि हेपिंग चला जाएगा तो अचानक बिजली की हल्की कड़कने की आवाज आई। 3 दिन से चुप लाइव स्ट्रीम विंडो, एक लापता इंसान की वापसी। इस पागलपन ने लाइव स्ट्रीम में पहली बार देखने वालों को हैरान कर दिया, लेकिन तस्वीर साफ थी और चैट थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर और भी ज्यादा हैरानी में डूब गई। क्या स्ट्रीमर ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल कर रही है? उसकी स्किन जेट जैसी सफेद है। इस बीच मैंने थोड़े पसीने वाले हाथों से कैमरे की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग सब लोग। आज मैं उस बैट केव को फिर से एक्सप्लोर करने का प्लान। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी स्किन अब रूखी नहीं थी और मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत था। हर मसल में जबरदस्त ताकत थी। क्या यह भगवान के ट्रायल का तोहफा था? कुछ देर सोचने के बाद मैं उस रहस्यमयी हॉल से निकला
और चट्टान की दीवार पर चढ़ने लगा। हवा में तेज गंध तेज हो गई और मेरे सिर के ऊपर धीरे धीरे गहरे लाल मॉन्स्टर के निशान दिखने लगे, जो मुझे खतरे की चेतावनी दे रहे थे। 2 घंटे बाद सेकंड डार्क केव डेमन रून का अड्डा दिखाई दिया। मैं गुफा के एंट्रेंस पर रुका और चुपचाप सोचने लगा कि क्या करूं। यह ब्लाइंड बॉक्स जरूर किसी पायनियर की निशानी होगी, जिसे बदकिस्मती से शिकार करते समय एक डार्क केव डेमन ने वापस उसकी मांद में छीन लिया था। ब्लाइंड बॉक्स इतना पास होने के बावजूद मैं अंदर नहीं गया। मैं गुफा के चैम्बर के पीछे दुबक गया और ध्यान से इलाके को देख रहा था। बाईं चट्टान की दीवार बहुत छोटी थी, जिससे फिसलकर आवाज करना आसान था। बीच में गोबर। अच्छी बात यह है कि एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस की मदद से हम इस गंदे और अस्त व्यस्त माहौल में सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ पाए। लाइव स्ट्रीम में देखने वाले मेरे मकसद का अंदाजा नहीं लगा सके और सांस लेने की हिम्मत नहीं। मैं दाहिनी ओर की चट्टान के करीब चुपचाप गुफा में हारू हुआ। मेरी गले के शीर्ष पर घने घने द्वितीय स्तर के जादुई कुल्हाड़ी लटके हुए थे। दांत पीसने की आवाजें और मेरे पैरों के नीचे हड्डियों और मल से भरी कीचड़ थी। एक गलत कदम से अनंत दुख होगा। मैं एक भी आवाज नहीं निकालते हुए धीरे धीरे जादुई गति से बढ़ा। जल्दी ही मैं एक साधारण सफेद कीचड़ के स्थान पर रुक गया। सिस्टम ने संकेत दिया कि ब्लाइंड बॉक्स नीचे है, इसीलिए मैंने अपनी सांस को स्थिर किया और छिद्रों में प्रवेश करने वाली घृणा को दबा दिया। कुछ कांच के आवरण। मैं लगातार अपने आप को मानसिक संकेत दे रहा था। ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन हैं। ये खाद है, सब ठीक है। अगर जादुई जानवरों का खतरा नहीं होता तो यह एक बड़ा संसाधन बिंदु होता, लेकिन इसकी गंध वास्तव में असहनीय है और लाइव स्ट्रीम के दर्शक स्पष्ट रूप से मेरी हरकतों से उत्तेजित हो गए। कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैं क्या खोज रहा हूं। कुछ लोग शर्त लगा रहे, सावधानी से अंतिम परत को हटाते हुए। एक नीला प्रकाश गुप्त रूप से अंधेरे में चमक रहा था। मैंने एक दुर्लभ स्तर का जीवित ब्लाइंड बॉक्स प्राप्त किया। मैंने भारी धातु के बॉक्स को उठाया। बिना किसी मोह के मैंने मुड़कर अंधेरे में वापस चला गया। पूरी प्रक्रिया चुपचाप थी। मुझे लगता है कि उन जादुई जानवरों को अभी तक पता नहीं चला कि उनका घोंसला रोशन हो गया है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स तुरंत प्रशंसा और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने मेरी पूरी प्रक्रिया नहीं देखी और मैंने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। मैं केवल भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब तक मैं पूरी तरह से जादुई जानवरों के घोंसले से दूर नहीं हो गया, तब तक मैंने राहत की सांस ली। 2 घंटे बाद मैं गर्म ऊर्जा की गुफा के गर्म हॉल में वापस आया। मैंने तुरंत एक छोटे से झरने के किनारे दौड़ लगाई। गंदे कपड़े उतार दिए। ठंडे झरने के पानी में बार बार धोया, जब तक मेरे शरीर पर केवल हल्की जल की गंध नहीं रह। सामने साफ किए गए ब्लाइंड बॉक्स को देखकर सोचा, दुर्लभ जैविक ब्लाइंड बॉक्स में आमतौर पर उन्नत जीवित उपकरण होते हैं, जैसे कि कपड़े, उच्च गुणवत्ता के उपकरण या विशेष प्रभाव वाली दवाएं, और उच्च सभ्यता के उत्पाद हमेशा विश्वसनीय होते हैं। इसलिए मैंने अपने होंठों को थोड़ा सा खींचा और कैमरे की ओर देखा। बॉक्स खोला। एक तेज धातु की ताले की आवाज गुफा में गूंज उठी। लाखों आंखें। मैं धीरे धीरे ढक्कन को उठाता हूं। बॉक्स के अंदर एक मोड़ने योग्य चांदी ग्रे रंग की चादर पड़ी हुई है। यह तरल की तरह पारा की चमक बिखेरती है। इसके अलावा यह पूरी तरह से खाली है। तभी सिस्टम की सूचना आई। मैंने एक दुर्लभ आर्किटेक्ट ऑप्टिकल कैमोफ्लेज चादर प्राप्त की। मैंने चादर को फैलाया। मेरी रेटिना पर तुरंत विशेषताएं उभर आईं। यह प्राचीन द्वितीय स्तर के दुर्लभ रंगीन छिपकली की त्वचा से बनी है। यह स्पर्श ठंडा और चिकना था। मैंने इसे अपने ऊपर डाल दिया। चादर अपने आकार के अनुसार स्वतः समायोजित हो गई, यहां तक कि मेरा चेहरा भी पूरी तरह से ढक गया। एक हल्की कंपन के बाद एक अद्भुत दृश्य हुआ। स्क्रीन पर मेरे शरीर की सतह पर पानी की लहरें उठने लगीं। अगली सेकंड में मैं पूरी तरह से गायब हो गया। केवल मेरे पैरों के नीचे हल्की लाश की प्लेट रह गई। यह दृश्य कमेंट्स में तुरंत विस्फोट कर गया। वाह, वास्तव में एक अदृश्य व्यक्ति है और मैं आश्रय में बार बार परीक्षण कर रहा हूं। जल्दी ही मैंने चादर की विशेषताओं को समझ लिया। जब शक्ति स्थिर होती है तो दृश्यता 99% होती है। यदि वस्तुओं को छुआ नहीं जाता है तो वे उजागर नहीं होते। जब मैं हिलता हूं तो यह प्रकाश को परावर्तित कर देता है
और उपस्थिति को कम कर देता है। यह जीवों के ताप, स्रोत और गंध को भी छिपा सकता। खुशी क्षणिक होती है। तीव्र भूख की भावना, जैसे कि एक दलदल में मुझे पकड़ रही है। मेरा पेट जलन से काला हो रहा है। चादर कितनी भी अच्छी हो, यह पेट नहीं भर सकती। इसीलिए मैंने खुद को उठाने की कोशिश की। मैंने भंडार से पहले भुने हुए 2 काले बेल्लिंग लोहे की मछलियां निकाली। मैंने नीले पत्थर पर बैठकर धीरे धीरे चबाया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। खाने के बाद मैंने कोने में सिकुड़कर कम ऊर्जा की स्थिति बनाए रखी। प्राचीन दुनिया। अब वातावरण बहुत बेहतर हो गया है। कम से कम अब मुझे ठंडी ठंड सहन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ, खाद्य भंडार पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो मुझे और भी चिंतित करता है वह है मेरी पुतलियों के कारण लगातार प्रभाव। अच्छी बात यह है कि मुझे आभास हुआ कि यह प्रभाव जल्द ही समाप्त होने वाला है। सोने से पहले मैंने अपनी रेटिना पर एक नजर डाली। सूचना बिंदु 10 अंक जमा हो गए हैं। बर्फ की सपने में कोई आकाश या पृथ्वी की सीमा नहीं थी, केवल बर्फ और तूफान का शोर था। ठंडी ठंड सब कुछ भेदती है। मेरी गर्वित ठंड प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से विफल हो गई, यहां तक कि मेरी आत्मा भी टूटने वाली थी। मैंने मुश्किल से सिर उठाया। यह कहां है? मैंने देखा कि बर्फ और तूफान के बीच एक शरीर की आभा है। पुरानी बर्फ और तूफान की लंबी चादर का एक साया, नंगे पैर। जब मेरी चेतना धुंधली हो गई तो मेरे दिल में एक तीव्र शक्ति की लालसा उठी। भले ही हर कदम पर आत्मा के फटने का दर्द सहना पड़े, मैं फिर भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। जब चेतना बर्फ और तूफान में समाहित होने वाली थी, तभी एक ठंडी और विशाल आवाज, जो हल्की साय के साथ थी, मेरी आत्मा की गहराई में पहुंची। तुम्हें जाना चाहिए। जैसे ही यह आवाज गिरी, एक गर्म और नरम शक्ति ने मुझे जोर से धकेल दिया। मैं अचानक जाग गया। स्क्रीन पर दैनिक सूचना के बाद, बधाई हो खोजकर्ता, आपको एक दुर्लभ क्षमता मिली है। देवता की दृष्टि है। आप देवता की नजर को सहन करते हैं। आपकी मानसिक प्रतिरोधकता में काफी वृद्धि हुई है। काले नकारात्मक प्रभाव हटा दिए गए हैं। यह देखकर मैंने अचानक नीले पत्थर से उठकर कहा, क्या यह वास्तव में एक दुर्लभ क्षमता है? कहते हुए मैंने अपनी उंगली स्वाभाविक रूप से अपने मंदिर की ओर बढ़ाई। एक डरावनी भावना मेरे चेहरे पर चढ़ गई। क्या मेरा सिर नहीं दुखता? मेरे दिमाग में जैसे एक तनावपूर्ण रक्त की रेखा थी, लेकिन इस समय वह भारीपन गायब हो गया। इसके बजाय एक पहले कभी नहीं देखी गई ताजगी और ऊर्जा आई। मेरी संवेदनाएं अत्यधिक तेज हो गईं। पूरा संसार मेरी आंखों में पूरी तरह से चमक उठा। यहां तक कि गुफा की चट्टानों पर सूक्ष्म रेखाएं भी स्पष्ट हो गईं। मैंने जल्दी से अपनी क्षमता निकाली। मेरी नजरें नए दिखाई देने वाले आइटम पर टिकी हुई थीं। दुर्लभ अत्यधिक देवता की दृष्टि। इसे सक्रिय करने के और इस समय आप जीवों की कमजोरियों और मृत्यु रेखाओं को देख सकते हैं। वाह, क्या यह प्रसिद्ध बुलेट टाइम नहीं है? मैं पैनल पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मेरी सांसें अचानक तेज हो जाती हैं। एक खोजकर्ता के रूप में मैं इस क्षमता के मूल्य को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। प्राचीन दुनिया में त्रुटि दर बहुत कम है। जीवन और मृत्यु की रेखा 0.1 सेकंड के बीच होती है। इसके साथ जब मैं तेज गति वाले जादू, तो चलो देखते हैं। इसके बाद मेरी नजरें सटीक रूप से गुफा की छत पर एक निंजित पानी की बूंद पर टिकी हुई थीं। जैसे ही पानी की बूंद ने चट्टान की पकड़ को तोड़ा और गिरने लगी, मैंने एक आवाज में कहा, देखो। चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई, जैसे कि इसे स्थगित कर दिया गया हो। मैं यहां तक कि पानी की बूंद की सतह पर अपने दरवाजे को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और पानी की बूंद हवा में गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले 2 उंगलियां सटीक रूप से हवा में एकजुट होती हैं। समय की गति तुरंत सामान्य हो जाती है। मैंने उस पानी की बूंद को सटीक रूप से पकड़ लिया, लेकिन जल्दी ही मैंने इस क्षमता की कीमत और सीमाओं को समझ लिया। अन्य केवल मेरी सोचने की गति को तेज करते हैं। वास्तव में भाग्य को बदलने के लिए मुझे अपने शरीर को लगातार मजबूत करना होगा, और इसकी अवधि केवल लगभग 2 सेकंड है। और यह ऊर्जा और समय, मैं इस तरह की गुप्त क्षमता के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं हूं। धन्यवाद बर्फ और तूफान की देवी। मन की स्थिति को स्थिर करने के बाद
मैंने सूचना प्रणाली निकाली। मेरी नजरें एक पल में उछल गईं। सूचना बिंदु 13 अंक जमा हो गए और बर्फ की आपदा 20 स्तर पर कम हो गई है। दृश्यता पहले से ही बहाल हो गई है। वर्तमान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। यह देखकर मैं एक पल के लिए चौंका। फिर मैंने समय की ओर देखा। यह वास्तव में एक लंबी क्षमता की पुनः प्राप्ति थी। बर्फ की आपदा का कम होना निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी है। मेरी वर्तमान उच्च स्तर की ठंड प्रतिरोधक क्षमता के यह नमी धीरे धीरे खत्म हो रही है। नहीं तो मुझे डर है कि मैं अब तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने अपने व्यक्तिगत पैनल की एक बार फिर से जांच की। सभी डेटा स्पष्ट हैं। वास्तव में मजबूत होने की कीमत बहुत बड़ी है। इस क्षण में मुझे अत्यधिक भूख का अनुभव हो रहा है। मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। लेकिन यह अच्छी बात है कि भगवान की शांति को बार बार उपयोग करके कौशल बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में शुद्धिकरण की जगह भी है। पहले बाहर की स्थिति देख लेते हैं। मैं तेजी से बाहर की हवा की आवाज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं, पहले से बहुत कम। बाहर जाने का समय है। मैंने अपनी सूखी होठों को चाट लिया। मेरी आंखें एकदम तेज हो गईं। मैंने धातु की फावड़ा निकाली और 10 दिनों से बंद दरवाजे पर जोर से वार किया। तेज आवाज गुफा में गूंज उठी। बर्फ के केकड़े बारिश की तरह उड़ने लगे और मेरी 3 दिन से चुप्पी में अंततः फिर से रोशनी हो गई। लेकिन तेजी से बदलते हुए बर्बर लाइव स्ट्रीमिंग क्षेत्र के लिए ये 3 दिन की लाइव स्ट्रीमिंग में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या पहले के शिखर से लाखों से गिरकर 50,000 से कम हो गई है। अधिकांश दर्शक सोचते हैं कि मैं गुफा में भूख से मर गया हूं। अगर मैं भूख से नहीं मरा तो दिन प्रतिदिन की नींद की तस्वीर ने पहले ही सभी के दिलों को घिस दिया है। केवल सेसु और जिज्ञासु राहगीर ही बचे हैं। दैनमू बिखरे हुए चल रहे हैं। महान व्यक्ति अंततः जाग गया है। नहीं तो क्या मैं कमल की चादर पहनकर चमका? क्या यह नया संस्करण लाने वाला ऑक्टोपस है? कैसे यह त्वचा की थैली को सहन कर सकता है? चलो इसे छोड़ दो। लाइट हाउस देश के जॉन ने भी सैंड रिवर प्लेन को लगभग देख लिया है। म्यूक से देवी ने भी उसकी खनन आधार को देखा है। वह अभी भी यहां सैनिकों को खोद रही है। ऐसा लगता है कि वह ठंड से मजबूर होकर बाहर आई है। इस वातावरण में बाहर जाना भी मौत है। यहां तक कि पुराने प्रशंसक भी इस समय चुप और चिंतित हैं। ऑक्टोपस की रैंकिंग एक पल के लिए चमकने के बाद फिर से धुंधला हो गया। हालांकि यह नहीं है कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के दर्शकों की परवाह की, बल्कि मैंने पूरी ताकत से वार किया और जोर से फावड़ा चलाया। आधे मीटर मोटे जमी हुई दरवाजे ने असहनीय कराह की। अनगिनत दरारें मोती की तरह फैल गईं। फिर एक जोरदार ध्वनि के साथ बर्फ की दीवार एक जोर से गिर गई। लंबे समय बाद ठंडी हवा बर्फ के साथ बहकर गर्म गुफा में उच्च स्तरीय ठंड प्रतिरोध तुरंत प्रभावी हो गया। इस क्षण में मुझे केवल हल्की ठंड महसूस हो रही है, जैसे कि शरद ऋतु में हल्के कपड़े पहनकर हवा में खड़ा हूं। यह पूरी तरह से सहन करने की सीमा में है। बाद की सफेद आपदा बस यही है। लंबे समय बाद ठंडी हवा बर्फ के साथ बहकर गर्म गुफा में प्रवेश कर गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, पहले की तरह कांप नहीं रहा। उच्च स्तरीय ठंड प्रतिरोध तुरंत मैं पूरी तरह से सहन करने की सीमा में हूं। बाद की सफेद आपदा बस यही है। मैंने अपनी आंखें बाहर की धुंधली बर्फ और बर्फ के दुनिया की ओर तिरछी की। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के कदम नहीं रखा। पहले एक हाथ को चूमा, इसलिए मैंने संकट की जानकारी का चयन किया। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक गड़गड़ाहट मेरे मस्तिष्क में पहुंच गई। मेरी आंखें तुरंत गर्म सुनहरे डेटा के प्रवाह से भर गईं। धुंधली बर्फ की भूमि दृश्य में बिखर गई, फिर अनगिनत रेखाओं से फिर से जुड़ गई। पहले से यह एक शानदार जीवन के जाल में बदल गया। जाल विभिन्न जीवों के निशान है, या तो रक्त लाल जैसे या विषाक्त हरे जैसे। जहां तक दृष्टि जाती है वहां पागलपन से फैलते हुए और उलझते हुए हैं। हवा और बर्फ द्वारा मिटाए गए सूचना तत्व और छिपे हुए निशान इस क्षण में सभी सिस्टम द्वारा पुनः प्राप्त किए गए हैं। रेटिना पर उच्च प्रकाश चिह्नित किया गया है। कई दिनों बाद संकट की जानकारी फिर से प्रभावी इस क्षण में सभी शिकार की इच्छा में बदल गई। मैंने किंवदंती स्तर की स्नोमोबाइल पर कदम रखा। मेरे पैर अचानक ताकतवर हो गए। बारिश की धारा ने बर्फ के कदमों को उड़ा दिया। चांदी श्वेत वाहन जैसे तीर की तरह गुफा की सीमाओं को पार कर गया। मैं विशाल बर्फ के बादलों में चला गया।
पीछे की ओर तेज हवा की आवाज थी। मैंने जो छिद्र खोला था वह बर्फ और बर्फ की हल्की अनदेखी के तहत धीरे धीरे फिर से जम रहा था। लेकिन मैंने बर्फ की मोटी परत पर गाड़ी रोक दी। नीचे झुककर मैंने रेटिना पर एक नजर डाली। एक हल्की पीली रेखा बर्फ की सतह पर स्पष्ट थी। यह एक उपशीर्षक था जो मेरी आंखों के सामने फुसैन हुआ। एक विशाल बर्फ का खरगोश अभी यहां भोजन कर रहा था। मैंने जल्दी से गाड़ी से नहीं उतरा। पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके देखा। यह बर्बर बर्फ का खरगोश और सर्दियों की नींद में सोने वाली चूहों से अलग है। बर्बर बर्फ का खरगोश अगर पहले मैं बाइक पर पीछा करते हुए पैर तोड़ देता तो भी उसे एक भी बाल नहीं छू सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि उपकरण क्या होता है। यह कहते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी कमर पर रखी 2 हड्डी की चाकू निकाल ली। फिर मैंने अपने शरीर पर ध्रुवीय ऑप्टिकल कैमोफ्लेज को कस लिया और सीधे पीछे की बर्फ में लेट गया। एक हल्की छाया में हलचल के बाद मैं बर्फ में पूरी तरह से छिप गया। अगर ध्यान से न देखा जाए तो यह आसपास की बर्फ से कोई अंतर नहीं। क्या बात है? यह तो किंवदंती स्तर के उपकरण का प्रभाव है। यह थोड़ा असामान्य है और इस समय मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर बाद आधे मीटर की बर्फ की खाई में 2 लंबे सफेद कान बाहर आए। एक आधे मीटर लंबा विशाल बर्फ का खरगोश सावधानी से अपना सिर बाहर निकालता है। अब का समय है। मैंने अचानक बर्फ के ढेर से कूदकर हाथ में चाकू लेकर उसके गले में सही पूरा काम 2 मिनट से कम समय में हुआ। अदृश्य से लेकर हत्या तक सब कुछ बहती धारा की तरह। मैंने बर्फ के खरगोश को कोई प्रतिक्रिया का समय नहीं दिया। तुरंत मैंने हड्डी के नुकीले चाकू को निकाला, बर्फ पर खून को पोंछा और खींचे हुए खरगोश को उठाया। संतोष से मैंने अपनी चादर को थपथपाया। अच्छे सामान को मेरा होना चाहिए, यह कहते हुए मैंने फिर से स्नोमोबाइल पर चढ़ गया। 5 मिनट बाद मैं गर्म गुफा में लौट। आग पर खरगोश का मांस चटकने लगा। सुनहरे कुरकुरे सुगंध मेरी नाक में घुस गई। भूखा मैं शिकार की प्रक्रिया में तेजी से चल रहा था। खुद को थोड़ा डरा दिया। लगभग पक गया। मैंने एक गर्म खरगोश के पैर को उठाया और बड़े मुंह से खाने लगा। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे तेजी से खा रहा था। रेटिना पर नमी की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। यह खरगोश 20 पाउंड का है। हड्डियों और आंतों को निकालने के बाद कम से कम मैंने 20 मिनट में सब कुछ खा लिया। खाने के बाद मैंने मुंह पोंछा और गुफा के मुहाने की ओर देखा। अब भी कई शिकार सर्दियों की नींद में हैं। यह शिकार का सही समय है और एक खरगोश तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पहले संकट की जानकारी का उपयोग करके मैंने एक हल्के लाल दानव के निशान को भी लॉक किया। इसलिए मैंने अपनी ऊर्जा को जुटाया और काम करने लगा। 10 मिनट बाद मैं एक चिड़िया के खून से ढके बिना किसी संकोच के। यह लोहे की तरह कठोर है और सब कुछ खा जाता है। इसे बर्फ के छोटे डायनासोर के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से पुरानी रणनीति अपनाता हूं। कमल की चादर पहनकर धीरे धीरे करीब जाता हूं। मैंने देखा कि जमीन की दरार में एक ऐसा प्राणी छिपा है जो मोर के आकार का है। उसका पूरा शरीर बर्फीला नीला है। उसके पंख लोहे की तरह कठोर हैं। उसके सिर पर एक लाल मांस का टुकड़ा है। उसकी चोंच पर बिजली चमक रही है। अगर यह चोंच पत्थर पर लगी तो मेरी हड्डियां भी चूर चूर हो जाएंगी। लेजी के लिए सोते समय चोंच मारने की प्रवृत्ति लाखों वर्षों के जीन में अंकित है। यह एक जैविक स्वाभाविकता है जो बर्बरता में खड़े रहने का एक तरीका है। मुख्यतः इसकी गति बहुत तेज है, इतनी तेज कि लाइव स्ट्रीमिंग के दर्शकों ने केवल एक धुंधली छाया देखी। क्या बात है, यह मुर्गी जादू कर रही। एक झटके में चारों ओर की दुनिया अचानक धीमी हो गई। आक्रमण करने वाला लेजी जैसे कि धीमी गति में चल रहा हो। मैंने उसके पंखों पर बने पैटर्न, उसकी चोंच की रोशनी को स्पष्ट रूप से देखा और उसकी गर्दन पर उसकी कमजोर जगह। इसलिए मैंने दूसरी हाथ को बढ़ाया। लेजी के मेरे हाथ पर चोंच मारने से पहले सीधे उसकी गर्दन तोड़ दी। समय तुरंत सामान्य हो गया। मैंने एक हाथ में अभी भी कांपते लेजी को पकड़ा। मेरी आंखें बहुत ठंडी थीं। लाइव स्ट्रीमिंग में एक तरह की चुप्पी थी। फिर पूरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप की भरमार थी, जैसे परमाणु विस्फोट के समान। अभी क्या हुआ? मैंने केवल एक बार आंखें झपकाईं
यह कितना भयानक है, इसे शब्दों में नहीं कह सकते। यह एकल जीवन के 18 वर्षों की गति है। फिर मैंने बर्फ की बारिश लेज़र की लाश को जमीन की दरार से खींच लिया। कहना ना होगा, शिंजन इंश वास्तव में बहुत उपयोगी है। जब मैं इस कौशल को सक्रिय करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं। यह कमजोर प्राणी वास्तव में चलना है तो चलो, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूं। बर्फीली बारिश और बिजली के हमले का नाम है बर्फीले छोटे डायनासोर। पहले कई खोजकर्ताओं को उसने मार डाला। अगर मेरी तैयारी अच्छी न होती और कौशल मजबूत न होता, तो बर्फ में उसके साथ एक दूसरे का गला दबाना मुश्किल होता। इसलिए मैंने खुशी खुशी बिजली को गाड़ी में रखा और जमीन की दरार में जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंडा या अन्य लूट नहीं है। फिर गाड़ी चलाकर खोज जारी रखी। संकट। अब जब मैं अदृश्यता के लिए कैमोफ्लेज कोट पहनता हूं, तो पहले डरावनी मौत की जोन अब मेरा खुद का रेस्तरां बन गया है। इस समय एक सबटाइटल सामने आया। बाएं मुड़कर 200 मीटर पर बर्फ चूहों का बिल है। यह देखकर मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। गाड़ी सटीकता से लक्ष्य पर रुक गई। गाड़ी से बाहर निकलकर कोट पहनकर अदृश्य हो गया और पूरी प्रक्रिया बिना रुके पूरी कर ली। 2 मिनट से कम समय में सब कुछ हो गया। मुख्य बात यह है, यहां एक नदी की तरह बढ़ता हुआ एक देश है। यह तो एक सुखद आश्चर्य है। गाड़ी रोकी, नदी की चीजें उठाईं और तुरंत निकल गया। इसके बाद लगभग आधे दिन तक मैंने आराम नहीं किया। बर्फीली गाड़ी की पीछे की सीट पर धातु का डिब्बा भारी होता जा रहा था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पहले से चौंक गए थे, धीरे धीरे सुस्त हो गए। अंत में स्क्रीन पर खट्टे स्वाद की भरमार थी। यह तो बहुत बुरा है। कहा जाता है कि संग्रहालय में कुछ खास होता है। कब्र में एक गाड़ी मैं क्यों नहीं देख सकता? क्या आप देख सकते हैं तो क्या आप खोज करता है? और मेरी लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता भी धीरे धीरे वापस दसियों हजार तक पहुंच गई। जब रात का समय हुआ, मैंने अपनी गाड़ी के पीछे भरी हुई चीजों को देखा और घर लौट आया। गर्म ऊर्जा की गुफा में मैंने गाड़ी से लूट के सामान को बाहर निकाला। 3 विशाल रक्त खरगोश, 2 ताई युआन रक्त चूहे, 1 बर्फीली बारिश का विकी और 18 बर्फीले नीले जामुन, 2 बर्फीले सच्चे फल। विशेष रूप से वह बर्फीली बारिश का विकी जो मोटा है और पूरे शरीर में खजाना है। इस समय सिस्टम का संकेत बजा। आज की सामग्री अपलोड करने का समय बचा है, केवल 5 मिनट। मैं सामग्री अपलोड करने के बारे में बिजली के मुर्गे और जंगली फल अपने लिए रखता हूं, ताकत और सूक्ष्म पोषक तत्वों को भरने के लिए, रक्त चूहे का मांस तेल बनाने के लिए और 3 खरगोशों को अपलोड। तो मैंने हाथ को रक्त खरगोश पर रखा और अपलोड किया। एक जोरदार आवाज आई और सिस्टम ने संकेत दिया। दानव देश के खोजकर्ता झांग यू ने 3 पूर्ण स्तर के विशाल रक्त खरगोशों का अपलोड किया। दानव देश को 3 लाख रक्त खरगोशों का संसाधन मिला। लाइव स्ट्रीम तुरंत फिर से गर्म हो गई। भगवान, आप अद्भुत हैं। एक बार में 3 लाख खरगोश सच में भगवान है। और दर्शकों ने देखा कि मैंने आज जो सामग्री, आपको पता होना चाहिए कि मैं तो योंगडोंग ताई युआन में हूं। दूसरे लोग या तो गर्म द्वीपों पर हैं या उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, उपजाऊ मैदान में। मेरी सामग्री की मूल्यवत्ता पूरी तरह से अलग है। मैंने राष्ट्रीय भाग्य की रैंकिंग खोली और देखा कि वर्तमान व्यक्तिगत कुल रैंक 4108 है। यह देखकर मैंने भौहें चढ़ाईं। मैं तो पहले 5000 में भी नहीं था। मुझे लगा कि आज की लहर से मैं 1000 का पैसा भर सकता हूं। लेकिन मैं भी समझता हूं, हर देश के खोजकर्ता आकाशीय ध्वजधारक के स्थान और सूची पुरस्कार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुछ भूखे पेट भी सामग्री अपलोड कर रहे हैं। कुछ दानवों के साथ जान की बाजी लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ छोटे देशों के प्रतियोगियों ने बहुत अधिक भोजन अपलोड करने के कारण अपनी ताकत खो दी और यहाँ मर गए। ये तो बहुत ही कठिन है। मैंने देर से शुरुआत की, बीच में कई दिन सोया। पीछे रहना तो सामान्य है, लेकिन अब मेरे पास गाड़ी है, उपकरण है, कौशल है और थोड़ी सी मदद भी है। इस गति से पहले 10 में पहुंचना निश्चित है। फिर मैं गर्म चट्टान पर लेट गया। ऊपर की नीली काय को देखकर मैंने योजना बनाई। आज मैंने चारों ओर एक छोटी जगह का अन्वेषण किया। कल दायरा बढ़ाऊंगा और पर्यावरण की जानकारी को अपडेट करूंगा। कुछ दृष्टि के अंधे स्थान अभी भी देखे नहीं गए हैं। बर्बरता में जीवित रहना
बर्फीली नीली नदी का बड़ा फसल। सुबह मैंने गुफा के दरवाजे को खोला। अंदर ठंडक का एहसास था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं कल पकड़े गए सैनिकों और बिजली के हमले को संभालने में उसकी पूरी शरीर पर नीली पंख हैं जो धात्विक ठंडक से चमक रहे हैं। छूने पर यह लोहे की तरह कठोर है। यह खजाना है, एक भी बाल बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने धातु की कुदाल से सावधानी से इसे काटा। कुदाल की धार पंखों की जड़ों पर चलने पर धातु की टकराहट की आवाज आती है। काफी मेहनत के बाद मैंने सबसे लंबे और सबसे कठोर 12 पंखों को पूरी तरह से निकाल लिया। मुझे याद है कि बर्बरता के सामग्री संग्रह में कहा, इसकी कठोरता हीरा के बराबर है और इसमें भेदभाव की विशेषता है। दुर्भाग्य से यह दूसरों द्वारा भेजा गया सामग्री है। अपलोड करने से जीवित रहने के अंधे बक्से नहीं मिलते। इसे हथियार के सिरे को तेज करने के लिए रखा जा सकता है। पहले के उच्च घनत्व चूहे की हड्डियों के साथ मिलाकर बाण बनाने के लिए इसकी शक्ति निश्चित रूप से निकटता के लिए पर्याप्त है। बस एक काम की कमी है। सामग्री को संभालने के बाद अब बारी बिजली के मांस की है। लूट को साफ करने के बाद मैंने हाथ धोकर जानकारी प्रणाली को बदल दिया। सफेद आपदा कम हो गई है। अब प्राथमिक कार्य सामग्री इकट्ठा करना है। मेरे पास अभी 13 अंक बचे हैं। मैंने सीधे महाराज की पर्यावरण जानकारी चुनी। रेटिना पर हल्की सुनहरी 3 मैप प्रकट हुई जो पहले से कहीं अधिक विस्तृत थी। गुफा के उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर की नीची जगह में एक हरी चमक प्रकट हुई। हर दिन मांस खाने की कमी है। यह नदी का क्षेत्र ठीक है। शायद मैं फलों की स्वतंत्रता हासिल कर सकूं। मैं तुरंत एक प्रसिद्ध स्तर की बर्फीली गाड़ी लेकर वहां दौड़ा। आज मैं कल की तुलना में अधिक आराम से हूं, यहां तक कि थोड़ा घमंडी भी। संकट की जानकारी की दृष्टि के साथ लाल और हरे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने भगवान की दृष्टि खोली हो। दाईं ओर बर्फीले भालू का निशान है। पहले चारों ओर घूमता हूं। मैंने देखा कि अंडे के पीले निशान बर्फीले खरगोश का है। मैंने कैमोफ्लेज कोट पहन लिया और खुद और गाड़ी को बर्फ और तूफान में। किसने कहा कि योंगडोंग ताई युआन गरीब है? बस सही जगह नहीं मिली। मैं जल्दी से लक्ष्य पर पहुंच गया। सामान्य दिखने वाले नीची बर्फीली क्षेत्र को देखकर मेरी दृष्टि में पीले, हरे और लाल निशानों की भरमार थी। यह बहुत ही बेतरतीब था। ध्यान से देखने पर अधिकांश निशान 20 दिन पहले के हैं। सफेद आपदा से पहले के पुराने निशान। केवल बर्फीले भेड़िए का निशान 3 घंटे पहले का है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह केवल अस्थायी रूप से सुरक्षित है, मैंने त्वरित निर्णय लेने का निर्णय लिया। मैंने 2 मीटर गहरा खोदकर, आकार बहुत बड़ा है, कुछ तो मुट्ठी के आकार के हैं। मैंने एक जामुन उठाया और उसकी त्वचा को चीर दिया। बैंगनी रस मेरी हथेली पर बहने लगा। मीठी खुशबू मेरी नाक में घुस गई। यह तो अच्छे गुणवत्ता का चिकन है। चिकन रक्त के नीचे इतने अच्छे से उगने का क्या कारण है? बर्बरता की फसल। मैंने इसे मुंह में डालकर चबाया। फल का मांस भरपूर और रसदार है। नमी भी लगातार बढ़ रही है। यह देखकर मैंने गहरी सांस ली। वाह, क्या मैं अमीर हो गया? स्क्रीन पर बड़े बड़े नीले जामुन हैं। बैंगनी रस मेरी उंगलियों के बीच बह रहा है, जिससे दर्शकों को चौंका दिया। डैनमुक तेजी से बढ़ रहा है। वाह, यह तो जामुन नहीं है, यह तो सेब है। हम सब चिल्ला रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा फलों की जरूरत है। मैंने सुझाव दिया कि जानू को शामिल किया जाए, लेकिन मैं इन सब पर ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे इन फलों को वापस ले जाना है, नहीं तो मैं आज रात सो नहीं पाऊं। यह जगह 3 मीटर गहरे गड्ढे में है। सीधे फेंकने पर यह टूट जाएगा। ऊपर नीचे चढ़ने में ताकत बर्बाद होती है। इसलिए मैंने पर्यावरण जानकारी के भूगोल संरचना मानचित्र का उपयोग करके एक उपयुक्त स्थान खोजा। मैंने ग्रे कुदाल से खोदना शुरू किया। कुछ आवाजें आईं। 10 मिनट में मैंने 1 मीटर चौड़ी, धीरे धीरे ढलान वाली बर्फीली खाई खोद ली। फिर मैंने बर्फ को निकालकर कुछ जल निकासी की खाइयां खोदी। इस तरह हाथ की गति तेज थी। धुंधली छाया छोड़ते हुए, सबसे गहरे रंग और सबसे बड़े आकार के जामुन को चुनते हुए, धातु के डिब्बे का नीचे जल्दी से भर गया। यह एक जामुन थोड़ा छोटा लगता है, छोड़ दो, इसे मत लो। मैंने 1 मुट्ठी के आकार का जामुन छोड़ दिया और 1 मुट्ठी के आकार का जामुन उठाया। समय कीमती है, अच्छे जामुन उठाने चाहिए। यह दृश्य लाइव स्ट्रीम के दर्शकों के दिलों में खून बहा रहा है। मत फेंको,
वह मुझे दे दो। भगवान, तुम बदल गए हो। पहले तुम जामुन। मैंने 10 कटोरे 3 बार चाटे। 20 मिनट में धातु का बक्सा भर दिया। भारी भरकम एक 120 पाउंड का घोड़ा। झेजियांग देश की हर एक बूंद में समृद्ध तत्व और नमी है और शरीर की शुद्धि को बढ़ावा देने वाले ऊर्जा क्षेत्र हैं। मैं स्नोमोबाइल को धकेलते हुए बर्फीले सीढ़ी के साथ जमीन पर लौट आया। पहले इसे वापस भेजने का सोचा, फिर लौटने का। बस इसी तरह दिन भर दौड़ता रहा, मैं एक मेहनती चींटी की तरह। जियांग देश के लगभग 500 पाउंड उठाए, जंगल में हजारों पाउंड बाकी हैं। वास्तव में ले जाने में असमर्थ हूं और दिन भी ढल रहा है। स्नोमॉन्गर की धमकी अभी भी है। मैं बस अच्छे गुफा के मुहाने के निशान मिटा सकता हूं। भरे हुए स्नोमोबाइल पर चढ़कर वापस दौड़ पड़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर मैंने कोयला जलाया, पत्थर के बर्तन को उठाया और खाना बनाना शुरू किया। आधे घंटे बाद सुगंधित खुशबू पूरी गुफा में फैल गई। स्क्रीन, क्या मैं खाने की स्ट्रीट? नहीं, इतना भव्य है। 3 दिन भूखे शराब से पकान। मैं अब लाइव स्ट्रीम में चिल्लाने की परवाह नहीं कर रहा। मेरा ध्यान पूरी तरह से बर्तन में पकाए हुए नरम मांस से अलग होने वाले चिकन पर है। 10 मिनट बाद यह जेली में बदल जाता है, सूप गाढ़ा हो जाता है। मैं तुरंत एक टुकड़ा मुंह में डालता हूं। चिकन ताजा है, वसा सुगंधित है, अदरक का स्वाद मुंह में फट जाता है और एक गर्म धारा गले में उतरती है। तभी सिस्टम की सूचना आती है, नमी की अधिकतम सीमा 50 बढ़ गई। सूक्ष्म तत्व और उच्च शारीरिक क्षमता थोड़ी बढ़ गई। मैंने आंखें चौड़ी कर ली। बहुत अच्छा, क्या यही खाने से और मजबूत होने? दुर्भाग्य से यह पहले के बर्फीले चांदी के मछली से थोड़ा कम है। जब भी समय मिले मुझे फिर। मैं सोच रहा था कि सिस्टम की मशीनरी आवाज आई। आज की सामग्री अपलोडिंग का समय समाप्त होने में 5 मिनट है, इसलिए मैंने अपने खाने और भंडारण के लिए पर्याप्त छोड़ दिया। फिर 300 पाउंड बर्फीले नीले जामुन को पूरी तरह से अपलोड कर दिया। सिस्टम की सूचना तुरंत आई, सामग्री की जांच हो रही है। हुआक्सिया ने जहांग्यू को खोला। बर्फीले नीले जामुन 300 पाउंड अपलोड किए। दाशा ने संसाधन प्राप्त किए। बर्फीले नीले जामुन 3 मिलियन पाउंड। अगले पल सम्मान का प्रतीक सुनहरे सूची ने पूरे ब्लू स्टार लाइव स्ट्रीम के शीर्ष पर अद्यतन की। 10 अरब लोग देख रहे थे। मेरी लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता तुरंत 1 मिलियन के करीब पहुंच गई। बुलेट स्क्रीन पर ढेर सारे कमेंट्स भर गए। पहले 10 में, वाह, पहले 10 में आ गया। कल तो 4000 के बाहर था, आज सीधे फाइनल में पहुंच गया। 3 मिलियन पाउंड, ये कितने फल हैं। और मैंने लाइव स्ट्रीम की हलचल की परवाह नहीं की। वैश्विक पहले 10 के विशेष पुरस्कारों की जांच जारी रखी। 2 मल्टी फंक्शनल टैक्टिकल बैकपैक और 2 उच्च श्रेणी। यह पुरस्कार अच्छा है। ये टैक्टिकल बैकपैक एक प्राचीन छोटी शंसी है, विशेष धातु के फोल्डिंग तकनीक से बनाया गया है। आकार में यह साधारण पर्वतारोहण बैग के समान है, लेकिन अंदर 200 लीटर की क्षमता है और इसमें तापमान को बनाए रखने की परत है। खाद्य सामग्री की ताजगी बढ़ाने में मदद करता है। इसे बाहर ले जाना बहुत सुविधाजनक है। यह उच्च श्रेणी का तलवार अनुभव भी बुरा नहीं है। इस समय मैंने रैंकिंग पर एक नजर डाली। पहले स्थान पर अभी भी जॉन है, जो एक बड़े शिकार के लिए जापानी सेना के जहाज पर चढ़ने की गति को बनाए रखता है। वह शायद एक ऐसे स्थान पर रहता है जहां मछली के संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। हर दिन समुद्र की लहरों का पीछा करके आसानी से दूसरे स्थान पर रहता है। तीसरे स्थान पर सफेद बिल्ली देश का इवान है, जिसने एक गंभीर। ऐसा लगता है सभी लोग जहाज पर चढ़ने का इरादा रखते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद विकास की गति में यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है। उनके जन्म स्थान बहुत अच्छे हैं। शुक्र है कि मेरे पास हुक है, अन्यथा इस बर्बर दुनिया में जीवित रहना भी मुश्किल है। अब संसाधन बिंदु मिल गया है, तापमान भी बढ़ रहा है। दिन मैंने फिर से बड़े भवन के समान सीढ़ी के बीजों को देखा। सभी ने खतरे के दौर को पार कर लिया है। वही झाओ तिएजू है। जहाज पर सभी कीड़े के अंडे और विषाक्त थैलियां हैं, भूख से पागल हो जाने पर शायद, लेकिन चिकन के मुकाबले बहुत पीछे है। अंत में मैंने अपनी सामग्री पैनल की जांच की। यह तो पूरी तरह से भरपूर है। यही बड़े लोगों के पास होना चाहिए। पहले तो यह बिल्कुल खाली था। ऐसा क्या था? एक दिन की मेहनत के बाद मैं तुरंत सो गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं सोया। एक तीव्र और हत्या की भावना से भरी भेड़िए की दहाड़ मोटी बर्फीली दरवाजे के माध्यम से गर्म गुफा में घुस।
इसलिए मैंने धातु की फावड़ा को कसकर पकड़ा, बंद दरवाजे की बर्फ की परत पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छी बात यह है कि भेड़िया झुंड ने पिछली बार की तरह दरवाजे को नहीं रोका, बल्कि आस पास कुछ चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे दूर हो गए। सुबह होने पर मैंने कुछ समय तक सोचा। अंत में मैंने तय किया, उन हजारों पाउंड जामुन को वापस लाना है। रास्ते में मैंने कुछ स्पष्ट हरे निशान देखे। सिस्टम ने बताया कि वे केवल रात में क्षेत्र की निगरानी के लिए आए थे। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी सावधान, बिल्कुल भी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। जामुन के जंगल की ओर जाते समय मैंने 2 भटकते रक्त खरगोशों को उठाया। सब कुछ सुचारू रूप से गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन जब मैंने सामने के दृश्य को देखा, मेरा दिल एकदम ठंडा हो गया। पहले छिपा हुआ भूमिगत जंगल का प्रवेश द्वार इस समय बर्बाद हो गया। मैंने जो बर्फीली सीढ़ी खोदी थी, वह बर्बरता से खोदी गई थी। चारों ओर बर्फ के मैदान पर 10 से अधिक गहरे गड्ढे थे। स्पष्ट रूप से जादुई जानवरों ने फल की सुगंध को सूंघा। चारों ओर से खुदाई। मैंने बर्फ के मैदान पर बेतरतीब निशानों को देखकर बुरा हुआ। फल तोड़ लिए गए। लाइव स्ट्रीम की बुलेट स्क्रीन भी साइज से भरी हुई थी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भगवान ने घर चुराया, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे संसाधन बिंदु को कब्जा करना मुश्किल है। कुछ समय सोचने के बाद मैंने अपनी चादर कसकर खींची। बर्फीली सीढ़ी के साथ सावधानी से नीचे हुआ गया। बस देखा कि पहले शाखाओं पर लदे नीले जामुन इस समय पत्थर से गिर गए। झाड़ियां बर्बरता से कुचली गईं, कई शाखाएं टूट गईं। जमीन बर्बाद करने वाले, एक बर्बाद करने वाले। मैं देखकर मेरा दिल खून के आंसू बहा रहा है। अगर ये फल सब वापस ले जाऊं तो मुझे अगले साल तक खाने के लिए काफी होगा। जब मुझे बाद में समय मिले तो मुझे इस समय मेरी आंखों के कोने में अचानक जंगल की गहराई में कुछ अजीब सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। यह क्या है? मैंने सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ा। घने रात में कुल मिलाकर 10 से अधिक पूरी तरह से सोने के, जैसे सोने से बने फल वास्तव में एक आश्चर्य है। इसलिए मैंने जल्दी से एक तोड़ा। ये फल शायद अभी पकने वाले हैं। जानवरों की समूह की विध्वंसक शक्ति है, लेकिन वे संग्रहकर्ता नहीं है। यह ऐसे फल हैं जो मुर्गी के पैर पर, इसके बजाय वे संरक्षित रहे। लाइव स्ट्रीम की तलवार बुलेट स्क्रीन तुरंत एक शिकायत से भरी हुई थी। यह भी एक अप्रत्याशित लाभ है। यह स्पष्ट रूप से एक अच्छा सामान है। जल्दी तोड़ो। और मैं हाथों और पैरों से फुर्तीला हूं। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने 10 से अधिक सुनहरे फल को बैग में डाल लिया। लेकिन जब मैंने आखिरी फल को तोड़ने की कोशिश की, एक बहुत हल्की क्लिक की आवाज आई। आवाज सुनकर मेरी गति अचानक रुक गई। यह बाहर खड़ी पुराने झाड़ी की जड़ों की छाया में छिपा हुआ मिट्टी की चादर सक्रिय नहीं हो सकी, जिससे मैं पूरी तरह से और चारों ओर की सूखी शाखाओं में मिल गया। तभी बहुत हल्की कदमों की आवाज बर्फीली सीढ़ी के साथ नीचे आई। मैंने तुरंत अपनी सांस रोक ली। चादर की सुरक्षा चश्मे से बाहर देखा। यह एक नजर ने मेरी सारी रक्त धारा को लगभग जमा दिया। 2 विशाल दुबले जानवर चुपचाप इस भूमिगत गुफा में प्रवेश कर रहे थे। चलते समय कोई आवाज नहीं। मैं तुरंत पसीने से तरबत। कब आए? कुछ समय पहले मैंने बार बार पुष्टि की थी। चारों ओर कोई ताजा निशान नहीं था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उनकी गति बहुत तेज थी। यह एक शीर्ष स्तर का जादुई जानवर है। अकेला, एक लगभग ब्लू स्टार के बाघ के आकार का है। और यह ब्लू स्टार नहीं है। कुछ जादुई जानवरों के पास सुपर पावर भी है। शायद बर्फीली गाड़ी ने मेरी स्थिति को उजागर कर दिया। मैं तो जाल में फंस, लेकिन इस समय मैं कहीं नहीं जा सकता। बस वहीं ठहर गया। 2 स्नोमॉन्गर ने शोर मचाने की जल्दी नहीं की, बल्कि जियांग देश के गुफा में भूत की तरह घूम रहे थे। वे अपने सिर को नीचे करके जमीन पर अपनी नाक लगाकर गंध सूंघ रहे थे। 1 कदम, 2 कदम, उनमें से एक चुपचाप मेरे छिपने वाले झाड़ी के पास चला गया। यह मेरे चेहरे से 1 मीटर से कम की दूरी पर था। मैं यहां तक कि उसकी मुंह से निकलने वाली दुर्गंध भरी गर्म हवा को भी भेड़िया ने अपनी नाक को कुछ बार हिलाया। अज्ञात गंध नहीं सूंघा। गहरी जगह पर सीधे बैठ गया, जैसे एक मूर्तिकला की तरह, एकदम स्थिर, सफेद फर और चारों ओर के वातावरण में मिल गए। आंखें बंद करने पर यह जैसे हल्के से उभरे हुए बर्फ के गोले की तरह हो गया। इसके बाद दूसरे छिद्रों से 3-4 स्वेमोलॉन फिर से अंदर घुस आए। वे अंदर आने के बाद भी बेतरतीब नहीं भागे। प्रत्येक ने एक खुली जगह खोजी। चिकन रक्त को अपने शरीर में दबा लिया।
केवल उनकी हरी आंखें दिखाई दे रही थीं। यह एकदम सही छलावरण था। शीर्ष स्तर का शिकार करने का तरीका, यह देखकर मेरे दिल ने राहत की सांस ली। लगता है वे मेरे पीछे नहीं आए, लेकिन दूसरे लाइव स्ट्रीम के दर्शक डर गए। ओह, ये भेड़िए जादुई हो गए हैं। भगवान, मत हिलो। भेड़िया, यहाँ क्या दानव है? ये तो विशेष बल है। खत्म, चारों ओर घेर लिया गया है। कैसे भागे? बुलेट स्क्रीन पर घबराहट बढ़ती जा रही है और लियू फेई फेई भी चिंतित हो गई है। क्या करें? डेटा विश्लेषण। स्वेमोलॉन के मुंह से भागने की संभावना भेड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ घट रही है। एक भेड़िया 50%, 2 भेड़िए 10%, अब यहाँ शायद 15 भेड़िए हैं। भेड़िया लगातार जंगल में बढ़ रहे हैं। समय एक सेकंड बीत रहा है। दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक, फिर गहरी रात तक, पूरे 10 घंटे मैं हमेशा सिकुड़ी हुई स्थिति में रहा। मेरी जांघ की मांसपेशियां पहले ही थक गई थीं। ठंड की हवा जमीन से होकर मेरी हड्डियों में घुस गई, लेकिन मैं फिर भी एक पत्थर की तरह स्थिर रहा। मेरी सांसें भी मैं हर मिनट 3 बार की बेहद कम दर पर नियंत्रित कर रहा था। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने भी मेरे साथ 10 घंटे बिताए। 10 घंटे हो गए। भले ही भेड़ियों ने मुझे नहीं देखा, मुझे तो जम जाना। दर्शकों की घबराहट के विपरीत मैं इतना घबरा नहीं रहा। शायद मैं अनुमान लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है, बस मुझे यह नहीं पता था। तभी मेरे दिमाग में अचानक आज की सामग्री अपलोड की समय सीमा की आवाज गूंज उठी। 5 मिनट बाद मैंने अपने हाथ में एक दुर्लभ स्वर्ण बर्फ फल अपलोड किया। यह नहीं कि मुझे लगता था कि मैं जल्दी हार मानने वाला हूं। वास्तव में यह फल बहुत भारी था, जिससे मेरे हाथ सुन्न हो गए थे। अपलोड। जैसे ही मैंने कहा, बर्फ सोने का फल एक हल्की चमक में बदलकर मेरी जल्द ही सिस्टम ने एक संदेश भेजा। सामग्री की जांच की जा रही है। हान्यजा के अन्वेषक जांग्यू एक बर्फ सोने का फल अपलोड किया। दाशा देश को संसाधन प्राप्त हुए। दुर्लभ बर्फ सोने का फल 10,000। यह तो 10,000 गुना है। मैंने तुरंत राष्ट्रीय भाग्य की रैंकिंग की ओर देखा और सच में यह वैश्विक 6ठे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन संदेश अभी भी नहीं रुका। बधाई हो, अन्वेषक ने पहली बार दुर्लभ संसाधन अपलोड किया। बर्फ सोने का फल, विशेष पुरस्कार, जीवित रहने का ब्लाइंड बॉक्स, सामान्य दुर्लभ किंवदंती। मैंने बिना हिचकिचाए किंवदंती स्तर का चयन किया। सूचना प्रणाली के साथ, चाहे ब्लाइंड बॉक्स का सिर कहीं हो, यह सब मेरे लिए ही है। जानिए अब 8वें बैच की रैंकिंग में पहले का पुरस्कार भी केवल किंवदंती स्तर का ही है। तभी मैंने देखा कि लाइव स्ट्रीम में लोग चौंक गए। इस समय भी सामग्री अपलोड कर रहे हैं। दाशा की भावना ठोस है। सम्मान, भगवान, क्या ठंड से मरने से डरते हैं? अंतिम। इस समय मैं आशा कर रहा था कि किंवदंती ब्लाइंड बॉक्स में अच्छा सामान निकले। तभी मेरे कानों में अचानक हंसने की आवाज आई। कोई जीव आ रहा है। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि कुछ ताइयुआन बर्फ चूहों ने बर्फ की सीढ़ी के साथ नीचे आना शुरू किया। उसके पीछे एक बेवकूफ विशाल बर्फ खरगोश भी था। वे शायद बचे हुए फल की सुगंध से आकर्षित हुए थे। खुशी खुशी गड्ढे के नीचे कूद गए। जमीन पर जामुन की गंदगी खाने लगे। फल की सुगंध स्वेमोलोंग की गंध को ढक गई। यहां तक कि एक बर्फ चूहा भेड़िए के सिर पर कूद गया। भेड़िया ने आंखें नहीं खोली जब तक शिकार की संख्या 10 से अधिक नहीं हो गई। मेरे पास नजदीक एक स्वेमोलोन अचानक अपने कान खड़े कर दिए। उसकी गले में बहुत कम कंपन की आवाज आई। जैसे ही संकेत दिया गया, हत्या तुरंत शुरू हो गई। 5 सफेद धुंधले छायाएं बर्फ के ढेर से बाहर कूद गईं। बहुत अच्छी तरह से समन्वयित, एक साथ विभिन्न दिशाओं में कूद गईं। दृश्य में अराजकता थी। किसी भी काटने या गरजने की आवाज नहीं थी। 3 मीटर दूर एक बर्फ खरगोश को भेड़िए ने एक ही बार में काट दिया। भेड़िया उसे एक तरफ फेंक देता है, तुरंत अगले लक्ष्य की ओर कूदता है। 2 भेड़िए पीछे का रास्ता बंद कर देते हैं। 2 भेड़िए शिकार को बीच में धकेलते हैं। अंत में सबसे मजबूत भेड़िया काटने का काम करता है। केवल 3 मिनट में लड़ाई खत्म हो गई। 10 से अधिक शिकार पूरी तरह से खत्म हो गए। 5 भेड़िए शवों के साथ वापस लौट गए। यह दृश्य तुरंत मेरे रोंगटे खड़े। यहाँ क्या जंगली जानवर हैं? यह तो प्रशिक्षित बल हैं, जो सेटअप समझते हैं, सहनशीलता समझते हैं, सहयोग समझते हैं। अगर मैं उजागर हो गया तो निश्चित रूप से कोई जीवन नहीं बचेगा। स्वेमोलोन की भयानकता केवल उनके पंजों में नहीं है, बल्कि इस असामान्य बुद्धिमत्ता और अनुशासन में है। एक तलवार के जंगली जानवरों में एक अकेला खड़ा होना जरूरी नहीं कि शीर्ष स्तर का हो।
लेकिन समूह में खड़ा होना निश्चित रूप से छत है। मैं अच्छी। कुछ घंटों बाद तापमान और भी कम हो गया। शुक्र है कि मेरे पास उच्च स्तरीय ठंड प्रतिरोध की क्षमता है, अन्यथा मैं पहले ही जम गया होता। लेकिन छोटे जीव फिर भी खाने के लिए नहीं रुक सके। कुछ बर्फीले बारिश के साथ कुछ आए। उन्होंने कुछ फल खाए। पता नहीं खून की गंध सुनी या स्वाभाविक रूप से सतर्क थे, जल्दी से बर्फ की बूंदों से भाग गए। वाह, ये तो एक लालची जीव नहीं है, इसलिए मैंने चुपचाप उनकी चालों को नोट किया। कुछ घंटों बाद फिर से 10 रक्त खरगोश और रक्त चूहों ने यहां जान गंवाई, लेकिन संख्या पिछले दौर की तुलना में काफी कम थी। बचे हुए खून के निशान ने उन पर असर डाला। सुबह तक भेड़ियों ने तीसरी बार शिकार पूरा किया। अंत में कुछ भेड़िए शिकार के साथ एक सीधी लंबी पंक्ति में खड़े होकर बर्फ की बूंदों के साथ चुपचाप लौट गए। तभी एक छोटा रक्त मौलान रुक गया। रक्त खरगोश का सिर पकड़े हुए अचानक मुड़ गया। उसकी एक जोड़ी भयानक हरी आंखें सीधे मेरी छिपने मैंने तुरंत अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल लगभग रुक गया। बुरा हुआ, पकड़ा गया। कब पकड़ा गया? लेकिन वह भेड़िया जल्दी ही चला गया। लेकिन मैंने तुरंत छिपने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक क्राउच्ड रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों ओर कोई हलचल नहीं है। तब धीरे धीरे अपनी झकड़ी हुई अंगों को हिलाया। अभी मैंने ज्यादा सोचा था। वह भेड़िया मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि पुरानी झाड़ी पर बचे हुए बर्फ सोने के जामुन को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग अपने क्षेत्र के उसकी जाने से पहले की उस आश्चर्यचकित स्थिति को याद करते हुए मेरे होंठ थोड़े से हिले। मेरे हाथ पैरों ने अंततः संवेदनाओं को फिर से प्राप्त किया। मैंने तुरंत बर्फ की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बर्फ के वाहन को सीधा किया। शुक्र है कि धातु पूरी तरह से बंद है। मैंने जोर से 2 बर्फ की त्वचा को भेड़िया समूह के साथ नहीं जोड़ा। शुक्र है कि धातु पूरी तरह से बंद है। भेड़िया समूह ने अंदर की आश्चर्य को नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता से छोड़ दिया और आगे बढ़ना जारी। जोखिम और लाभ पूरी तरह से असमान हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने अपनी जेब में बचे हुए 12 बर्फ सोने के जामुन को छुआ। मेरी आंखों में तुरंत गर्मी चमकी। यही तो मेरी इस यात्रा की सबसे बड़ी आय है। लेकिन लौटते समय मेरा मन धीरे धीरे भारी हो गया। पहले के बिखरे हुए भयानक हरे निशान अब तो जैसे एक बड़े राजा की तरह हो गए हैं। चारों ओर के क्षेत्र में खतरनाक चीजों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और यह सब क्षेत्र की निगरानी के तरीके में है। भेड़िया समूह क्या कर रहा है? लगता है अब सच सुरक्षित रोंदों की ओर लौटते हुए मेरी तंग नसें पूरी तरह से ढीली हो गईं। मैंने बर्फ सोने के जामुन को निकाला, यूलान व ताई के नीचे बारीकी से काटा। हर एक जामुन एक पके पानी के आड्डू के आकार का था। मेरी त्वचा पर सुनहरे रेखाएं बहुत सुंदर थीं, लेकिन मेरे लिए पहले पेट की समस्या को हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक रात की मेहनत सच में की गई थी। मैंने लेजी की मांस से भरे प्लास्टर को देखा। मन में एक बड़ा विचार आया। सीधे 3 बर्फ सोने के जामुन को उसमें फेंक दिया। सुनहरे रस ने तरल सोने की तरह सूप। बर्फ नीले जामुन की खट्टे मीठे स्वाद की कमी थी। इसके बजाय एक विशेष रूप से गहरा और भारी औषधीय सुगंध फैलने लगा। जैसे जैसे आग जलती गई, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। बर्तन में बिल्कुल सफेद भाप उठने लगी। इसके बजाय एक हल्की लेकिन बहुत स्पष्ट चांदी की चमक उभरी सूप में घूमने लगी। यह सिस्टम का संकेत था। प्राप्त हुआ चांदी के सितारे स्तर का भोजन बर्फ सोने का चिकन सूप। जब चिकन सूप ठंडा हो गया, मैंने 10 कटोरे मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में जैसे एक लावा का गुबार उड़ रहा है। उग्र ऊर्जा एक परत पर परत फट रही है। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से 4 अंगों में फैल रही है। मैंने महसूस किया कि मेरे हर एक सेल में प्रकाश है। संकेत उच्च स्तर के चांदी के सितारे स्तर के भोजन का सेवन किया गया। संकेत आपकी ठंड प्रतिरोध क्षमता उच्च स्तर की ठंड प्रतिरोध में बढ़ गई। संकेत आपकी मांसपेशियों की घनत्व थोड़ी बढ़ गई। संकेत आपकी हड्डियों की पूरे शरीर में विस्फोटक शक्ति भरी हुई थी। यह अनुभव बहुत अच्छा था। जबकि लाइव स्ट्रीम के दर्शक भले ही नहीं खा सके, लेकिन मुझे देखकर मेरे सिर और शरीर से एक सफेद भाप निकलती हुई देखी। बुलेट स्क्रीन फिर से फट गई। चांदी के सितारे